बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में एज यूजुअल आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मुझे लगा आप कहेंगी और हम फिर आ गए। मैं हूं इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं और ऐसे थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी लाने की कोशिश में मसरूफ नहीं है। आपके अंदर है एनर्जी, आई मीन आपकी एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, हमने क्या देना है आपको। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज आपने कर लिया है। अगर कर लिया है तो एज यूजुअल हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आज का दिन आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। एक मुस्कुराहट से उसका आगाज कीजिए, चूंकि आप मुस्कुराएं या ना मुस्कुराएं, काम तो आपको करना पड़ेगा, काम तो जाना पड़ेगा। आज सुबह में वैसे ना आज मेरी एनर्जी बड़ी डाउन थी, आई डोंट नो व्हाई। आते मुझे लग रहा था कि बहुत आज चढ़ाई वाला काम मुझे लग रहा है कि शो करना है, 2 घंटे बैठना है, लेकिन स्टिल जी टीवी कैमरा एक्शन होते ही फिर कुछ चीजें एनर्जी आ जाती है आपके अंदर कहीं ना कहीं, और वो आ गई है। अब और कितनी एनर्जी लाऊं मैं, किधर है अपने किधर? अच्छा चले जी, अच्छा है, अच्छा है। ऐसे नहीं कहते सुबह सुबह किसी को। ओके ओके चलिए, अच्छी बात है। अगर आगे स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको ऐसे नहीं साथ कहते। साथ महसूस करते चले जाएंगे, उम्मीद है। इट्स ओके। आई मीन सुबह सुबह होता है, बहुत सारे लोगों को सुबह तंग नहीं करना चाहिए, खासतौर पे ऑफिस के अंदर बहुत से लोग जाते हैं। You should understand. हाँ, मैं वही ना, अगर आपकी 8-10 घंटे की नौकरी है, अलग सुबह आप जा रहे हैं, वर्कलोड पेंडिंग था रात का, छोड़ के भी फिर वही फाइल्स देखनी है या वही कंप्यूटर देखना है, तो सारी बातें थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को इनकरेज करें ना थोड़ा, अपने आप को एक कप चाय का दे दें, खुद बना के कॉफी पी लें, या आपको अगर साथ किसी कोलीग का लगे कि उसका मूड ठीक नहीं है और आप उसको सर्व कर दें कप चाय का या कॉफी का, तो हो सकता है उसका दिन अच्छा हो जाए। आप कैसे तो चाय सर्व कर सकते हैं? हमारी तो आईवी भी चली। अच्छा नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल का मैच आपने देखा होगा, कल जी कमाल ही हो गया ना, मतलब हाय कमाल हो गया, कमाल हो गया। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर ये कमाल हुआ, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे सेंचुरीज में 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड पास कर दिया जी। किंग विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और 279th इनिंग्स में सेंचुरीज की जो 50 है कल विराट कोहली ने पूरी कर ली। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर ने 49वीं सेंचुरी 451 में 451st इनिंग्स के अंदर बनाई थी, जबकि जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है उन्होंने भी कीवीज के खिलाफ 4 छक्के लगाकर क्रिस गेल के 2 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। इंडिया इज अनस्टॉपेबल, आई टेल यू, जिस द वे दे आर गोइंग, आई मीन मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ऐसे ही उठा के ले जाएंगे। वो जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी जानिब जो रोहित शर्मा है, उन्होंने वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर का एजाज भी अपने नाम किया है। 50 छक्के उन्होंने लगा दिए। अमेजिंग, आई मीन क्या कहें हम। भारतीय कप्तान के जो हम इस वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस की बात करें, इसके एक एडिशन में सबसे ज्यादा मजमूई तौर पर 27 छक्के लगाने का संगे मील भी उन्होंने अबूर किया। एंड दूसरी जानिब विराट की बात तो हम कर ही रहे हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि कल जब विराट ने अपना 100 किया तो कमेंटेटर्स ने कहा कि जिनको आइडियलाइज करते रहे विराट कोहली, आज वो उनके लिए क्लैप करने के लिए उनके सामने मौजूद हैं। फिर उन्होंने एक अपना सिग्नेचर साइन भी किया विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सामने। सचिन वाज देयर टू अप्रिशिएट द एफर्ट जो विराट कोहली की, और विराट का भी माशाल्लाह अच्छा खासा करियर पीछे पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि he is going the miles. Exactly, कोई और रिकॉर्ड्स बनाए। वैसे तो विराट की क्रिकेट के, उनकी स्पोर्ट के हम सब फैन हैं, दो इंडिया से हैं कहीं से भी हैं, बट स्टिल ही इज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। अब तो कल उन्होंने ये रिकॉर्ड्स ब्रेक करके ये साबित किया है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट, और जिस तरह से उन्होंने कल परफॉर्म किया है और उनकी जो सेंचुरीज हैं जिसको सेलिब्रेट किया, और वहां पर जो मौजूद लोग थे, इंडियन क्राउड था, दो के न्यूजीलैंड वाले एहलिया, वो तो जाहिर है आप विजुअल्स देख ही सकते हैं, जिस तरह से सेलिब्रेशन की गई है, दैट वाज फिनोमिनल। हमें इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि विराट जैसे प्लेयर को रिकग्निशन मिल रही है वो वाली, और वो रिकॉर्ड जिस तरह इमरान सेट के जिनको वो आइडियलाइज करते थे उनका रिकॉर्ड तोड़ना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज जी। यस, एक्चुअली इट्स ग्रेट फॉर द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, और जितने भी लोग नए आने वाले हैं उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं विराट कोहली। एंड आई बिलीव कि एक टाइम आएगा कि उन्हें वन ऑफ द ग्रेट्स उनका नाम शामिल अब भी है, लेकिन ऑब्वियसली अभी एक लॉन्ग वे टू गो है उनके लिए भी। एंड बहुत जबरदस्त। दूसरी जानिब जनाब भारत ने हरा दिया न्यूजीलैंड को, और फाइनली कीवीज ने वही किया जो पिछले तकरीबन कोई 8 दफा वो कर चुके हैं, सेमीफाइनल में पहुंचे, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की थी मिचेल और केन विलियमसन ने, लेकिन नहीं पहुंचा सके अपनी टीम को। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर हजारों शायकीन के जेरे साया मैं कह सकता हूं जो भारतीय बॉलर्स हैं भाई, उन्होंने कमाल बॉलिंग की,
7 विकेट्स कल फिर मोहम्मद शमी ने ले ली। शमी इज आल्सो सीम्स अनस्टॉपेबल। इंडिया का हर उन्होंने भी डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को ब्रेक किया। जी जी बिल्कुल, उनका हर डिपार्टमेंट इंडियन टीम का जो है ना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और जब केन विलियमसन का एक कैच छोड़ा मोहम्मद शमी ने, मुझे लगा कि एक बार फिर वो तनकीद की जद में आएंगे, चूंकि वो एक मुसलमान प्लेयर हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है मुसलमान प्लेयर्स को। यूजुअली छोटी छोटी गलतियों के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि तो लॉयल नहीं है। लेकिन कल फिर मोहम्मद शमी ने जब ऊपर उनको विलियमसन को भी इनफेक्ट शमी ने आउट किया और फिर ऊर नीचे जब उन्होंने 7 विकेट्स ली, आई मीन दैट वाज सुपर्ब। और जो पार्टनरशिप थी वो टूटी एंड देन फाइनली इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। लेट्स सी जी अगले मैच के अंदर क्या होता है और उसके बाद कौन इंडिया के मद्दे मुकाबले आएगा फाइनल के अंदर। ये तो ऑस्ट्रेलिया दैट्स व्हाट आई बिलीव एज वेल। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है खासी स्ट्रांग है। चलिए जी, इस पे तो हमने बात करनी है। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में जो कौमी टीम है उसकी नाकिस कारकर्दगी के बाद तब्दीलियों की लहर आ चुकी है। कप्तान बाबर आजम के मुस्तकबिल के बारे में फैसला किया जा रहा था, लेकिन कल कप्तान ने एक ट्वीट किया और उन्होंने तीनों फॉर्मेट से एज अ कैप्टन जो कह ले अब बैक ऑफ कर लिया। उन्होंने कहा कि वो तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन का जो फरीजा है वो सरअंजाम नहीं देंगे। इस सारी सूरत हाल में जी ये जो कल की हैपनिंग्स थी इसमें बहुत सारी नई तब्दीलियां भी आई। शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कैप्टन बनाया गया, जबकि शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बनाया गया। सो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये तब्दीलियां किस हद तक लोगों को रास आएंगी। बड़ी बड़ी तब्दीलियां जी। टीम की मोहम्मद हफीज साहब को तैनात कर दिया गया बतौर डायरेक्टर, उसके साथ साथ वहाब रियाज साहब को बतौर चीफ सिलेक्टर। बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं एकदम से, ऐसे लगता है तब्दीलियों की हवा चल गई है और ये हवा सिर्फ प्लेयर्स पे वंस अगेन चली है। पूरा कोचिंग स्टाफ हटा दिया गया है, जिसमें हमारी टीम के चीफ कोच शामिल हैं, इसमें हमारे मिकी आर्थर साहब शामिल हैं। उससे पहले मोनी मोकल वैसे ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सो इट्स अ होल बिग थिंग जो कि चेंज हुई है। लेकिन क्या ज़का अशरफ साहब ये कर सकते थे? 3 महीने की तौसी के ऊपर हैं, क्या उन्हें इख्तियार था या नहीं था? अबूरी बॉडी ने एक निगरान के तौर पे काम करना था और इस गैर यकीनी सूरत हाल में ज़का अशरफ ने बाबर आजम से एक लाहौर में मुलाकात की। उन्हें इस मौके पर जो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए नया कप्तान लाने का बताते हुए सिर्फ टेस्ट टीम में क़यादत बरकरार रखने की पेशकश की गई। मैं हैरान हूँ कि आप बाबर आजम को अगर ऑफर कर भी रहे हैं तो आप टेस्ट की कैप्टनशिप ऑफर कर रहे हैं। और बाबर डिड अ वेरी राइट डिसीजन आई बिलीव। वो इस किस्म के ओहदों से बहुत बड़े प्लेयर हैं। पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर अरसे के बाद मिला है और मैं समझता हूँ, और बैटर तो शायद पहले ही हैं बाबर अपने टाइप के। इससे पहले हमारे पास कुछ अच्छे बैटर्स आए हैं, जावेद मियां दाद साहब जैसे ही, उनसे पहले हम थोड़ा चले जाएं, लेकिन बाबर की एक अपनी क्लास है। तो मुझे लगता है कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट के अंदर बाबर ने एक सही डिसीजन लिया है, रिस्पेक्टफुली वो खेलें। और अब ये मलबा उनके ऊपर आता है जिनको कप्तान बनने की बड़ी ख्वाहिश थी या किसी को कप्तान बनवाने की ख्वाहिश थी। अब बनवा दिया आपने कप्तान या बन गए आपके कप्तान। सो इससे क्या तब्दील होगा? तब्दील कुछ नहीं होगा। अब शाहीन नई बॉल से विकेट लेना शुरू कर देंगे। पहले इतने वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्टिल जी जो तब्दीली आई है, दो बाबर डिड द राइट थिंग या नहीं, इस पे तो हम तज्जिया लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो नई टीम की सिलेक्शन हो रही है, ये जो भी नई मैनेजमेंट आ रही है, ये क्या टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी ला सकेगी और क्या बाबर इन फॉर्मेट से जो कैप्टनसी छोड़ने के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी, इस पे भी बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ रशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मॉर्निंग। आप सबसे पहले रशाद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो कल हमने सबसे पहले ये जो तब्दीली देखी, लाहौर के अंदर एक मुलाकात हुई जिसमें बाबर आजम के साथ ज़का अशरफ साहब ने मुलाकात की, फिर जो भी सोर्सेस के हवाले से आप बेहतर तौर पे जानते हैं, आप सहाफ़ी हैं इन सारी चीज़ों को, आप क्या देखते हैं? आपने कल के इन तमाम तर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उसके अंदर क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं या मज़ीद कॉम्प्लिकेट हुई हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें, इस वजह से कि एक तो बाबर आजम का फैसला बहुत सही था उनका स्टेप डाउन करने का, बिकॉज उनकी बैटिंग की पाकिस्तान टीम को बहुत जरूरत है। पहली तो ये बात है, बेहतरीन बैट्समैन है वो वाकई दुनिया के। और इसके अलावा ये जरूर है कि उसमें 4 साल का टेन्योर उनका कैप्टनसी का रहा और कप्तानी में उनकी जरूर कुछ वीकनेसेस नजर आई और आई थिंक इट वाज अ टाइम टू मूव ऑन और किसी और कैप्टन को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज लीडरशिप जो है वो बहुत ही कलीदी चीज होती है, कलीदी किरदार अदा करती है पूरी टीम को मोटिवेट करने में, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया का टफ टूर अब दरपेश है। तो मेरे ख्याल में डिसीजन तो ठीक था और वो बाबर ने खुद लिया, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि बड़ा
हेस्टली, बड़ी जल्दी में ये सब चीजें हुई कि नया कैप्टन टेस्ट के लिए अनाउंस करना, T20 के लिए अनाउंस करना, नया चीफ सेलेक्टर, नया डायरेक्टर कोच, तो ये सब चीजें उसी दिन हो गई। तो अब ये आई होप के इसमें, इस हेस्टीनेस में, इस जल्दी में कोई चीज गलत ना हो जाए, क्योंकि ये कि आपको पता होगा कि जो चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम उल हक साहब, उनकी जगह तौसीफ अहमद साहब को अपॉइंट किया गया था, लेकिन उनको कोई सिलेक्शन का मौका नहीं दिया गया और वो डिसमेंटल कर दी गई सिलेक्शन कमेटी। तो उसके बाद फिर एक वहाब रियाज साहब को अपॉइंट किया गया। तो इस तरह के तेजी से जो डिसीजंस होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खासा है और वो अक्सर बैकफायर कर जाते हैं। ये भी आपको पता है कि 4 पीसीबी चेयरमैन चेंज हुए हैं पिछले 1.5 साल में। पहले एहसान मानी साहब थे, फिर रमीज राजा साहब आए, फिर सेठी साहब आए और अब जका अशरफ साहब हैं। तो ये मेरे ख्याल दुनिया में किसी क्रिकेट बोर्ड में नहीं होता होगा कि साल में 4 चेयरमैन। तो इतने ऐसे फैसले करना जो है इतनी जल्दी में, वो बैकफायर कर जाते हैं। थोड़ा सा ये मुझे शिकवा है। शान मसूद को जो बतौर कैप्टन अपॉइंट किया गया, ये क्वेश्चन वैसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये कैसा फैसला है? मुश्किल क्वेश्चन आपने सारा मेरे पर रखा है। देखिए आप तो चीज तो आपको पता है कि शान मसूद की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्लास के अंदर तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस लेकर जा रही हैं। कायद आज़म ट्रॉफी की बात करें, चाहे फर्स्ट क्लास जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको याद हो जब T20 वर्ल्ड कप था उसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दिखाई थी, लेकिन देखें कैप्टनशिप मटेरियल जो उनसे है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर इमरान भी 2 चीजें हैं। बाबर आजम को जिस टाइम पे उन्होंने कप्तानी छोड़ी, उसके पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी सेंस में है आपने ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है। पाकिस्तान ने, आप हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, जो पिछला कप्तान था उसने टेस्ट मैच सीरीज के अंदर क्या रिकॉर्ड अपना कायम किया था, वो ये था कि आपने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज खेली थी और आपने 2-0 से टेस्ट मैच जीती थी सीरीज। अब पाकिस्तान इधर ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है कि जिसको भी आपने कप्तान बनाना है वो बेचारा, उसके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, वो बकरा ही बनता है हमेशा, क्योंकि टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी रही है। एशियन टीम्स वहां जाके हमेशा स्ट्रगल करती हैं। इंडिया जैसी टॉप क्लास टीम, आपको याद है 35 रन पे पूरी ढेर हो गई थी विराट कोहली की कप्तानी में। तो ये चीजें वहां पर आपको देखनी पड़ेंगी। आपने राइट टाइम पे, ठीक है, जो भी डिसीजंस लिए, यहाँ पर बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया कप्तानी से, फिर उसके बाद शान मसूद यहाँ पर कप्तान आए हैं, तो टाइम देना पड़ता है। देखें, आप एक सीरीज से नहीं किसी को जज करोगे। आपने अगर ठीक है कप्तानी से किसी को उठाया, कुछ वजह की वजह से आपने उठाया कि आपने 4 साल लिए, उन्होंने अपना फिर भी रिजल्ट प्रोड्यूस किए। मैं आज भी कहता हूँ बाबर आजम ने आपको T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया, एक और T20 वर्ल्ड कप का जो उनसे सेमीफाइनल खिलाया, रिजल्ट ने प्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत के खिलाफ जिताया। लेकिन सबसे बड़ा पता है इश्यू क्या है, जो दूसरे भाई भी बात कर रहे थे, देखो हमेशा हमारा एक मसला रहा है कि हम सारा का सारा मुद्दा उठा के फेंकते हैं कप्तान के ऊपर। यार एक कलेक्टिव टीम का जो मैनेजमेंट है वो पूरी कसूरवार होती है। खाली कप्तान डिसीजंस नहीं लेता, आपका हेड कोच है, आपका डायरेक्टर है, आपका क्रिकेट जो प्रॉपर जो स्टेक होल्डर्स वहां पर टीम के साथ है, पूरे के पूरे जो उनसे बैठ के जो उनसे टीम की डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या करना है, कौन सा प्लेइंग 11 खिलाना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर सबसे बड़ा आपका मसला रहा है वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी हलचल रही है आपके 1 साल के अंदर, जैसे आपके एक अभी अर्मला ने टर्म यूज की थी किंग कोहली, और हम कहते हैं किंग बाबर। हमें इस वक्त लगता है इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट तो इट्स किंग ज़का हु इज मेकिंग द डिसीजंस, और उनके अपने हवाले से जो उनकी अपनी शॉर्टकमिंग्स है, द काइंड ऑफ डिसीजंस ही हैज मेड बिफोर द क्रिकेट वर्ल्ड कप, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट्स। पहले रिशाद भाई आपके सामने भी मैं ये मुश्किल सवाल रखता हूँ, उनके ऊपर मैंने कल भी बात की है कि देयर इज नो वन टू आस्क हिम कि आपने किस टाइप के लोगों को लगाया, आपने किस टाइप के फैसले किए, आपने किस टाइप की टीम सिलेक्शन की कि टीम का ये हाल हुआ। यकीनी तौर पर यह टीम 5वें नंबर पर नहीं आनी चाहिए थी। वी हैड ऑल द पोटेंशियल, एटलीस्ट हम 3रे नंबर पर तो आ ही जाते, चले टॉप 2 में ना आते। तो उनसे क्यों कोई नहीं पूछ रहा, और क्या वो बिल्कुल बरीउ जिम्मा हो गए हैं और उनके हाथ में है कि वो किसी को उठा के वहाब रियाज साहब एक तरफ पाकिस्तान के सरकारी टीवी पे बैठ के कमेंट्री भी वही करें, केयर टेकर मिनिस्टर भी वहाब रियाज साहब हों और फिर टीम के चीफ सिलेक्टर भी वहाब रियाज साहब हो। आई मीन ऐसा क्या है जी, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि ये जल्दी में जो फैसले किए गए हैं इसमें कोई लॉजिक ज्यादा नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक तब्दीली की खातिर एक तब्दीली कर दी गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने 100% कहा कि पूरी मशीनरी, एक पूरा थिंक टैंक इन्वॉल्व होता है जब टीम जाती है, खासतौर पर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, तो उसमें एक आदमी पे जिम्मेदारी तो डाली ही नहीं जा सकती।
पूरी टीम उसमें है, 15 खिलाड़ी हैं, उसके बाद टीम मैनेजमेंट है, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कम कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की कि प्लेयर्स का ध्यान बटा रहे। तो ये चीजें हैं, सारी ये काउंट करती हैं और ये डिमोरलाइज करती हैं प्लेयर्स को। और उसके अलावा ये कि जब एक टीम हार जाती है किसी मैच को, तो उसके बाद ये कोचेस का फर्ज होता है कि उनको एक पेप टॉक दें, एक साइकोलॉजिकली उनको मेंटली, लेकिन वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई। आप देखिए जो थे इंडिया के, वो ओरिजिनल स्क्वाड में भी नहीं थे। जब पांड्या जख्मी हुए तो शामी स्क्वाड में आए और उन्होंने कितनी जबरदस्त तरीके से ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। तो इस तरह हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? जब शादाब को कंकशन हुआ तो अबरार को क्यों नहीं लाया गया? टाइमली होना चाहिए, एक सही सिलेक्शन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें बैकफायर कर रही है टीम पे, और अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लग नहीं रहा है कि सीख रहा है कुछ इससे, यानी बैकफायर कर रही हैं। और अवैस, जिस तरह रिशाद साहब कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट टीम के ऊपर इतना डाला गया कि कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो या दीगर चीज़ें हो, आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट किया जाते हैं। और ऑब्वियसली ना सिर्फ नेशनल, हम अपने सतह पे बात करें, इंटरनेशनली भी पीसीबी की जो हरकत व सकनात होती हैं, इस पर खासा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और हम अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। दुनिया भर में इतने टॉप के प्लेयर्स हैं, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, दीगर प्लेयर्स हैं, हम इनकी बात करें। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी, अब उनको चूंकि T20 का कप्तान मुकर्रर किया गया, हाउ डू यू सी सच डिसीजन? अब ये कितना हेल्पफुल होगा? और क्या जिस तरह से हम समझते थे कि बाबर के ऊपर कैप्टन सी का एक प्रेशर है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी ये प्रेशर होगा, दो कि ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोग नोट लाहौरियों को मुबारक हो, हाँ, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन गए। लेकिन चीज आपको पता है कि देखें, यहाँ दो चीजें हैं। अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहूँ, ठीक है, एक चीज प्लीज एक रियल हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट का कप्तान होना एक अलग चीज है, 23 करोड़ अवाम का कप्तान होना एक अलग चीज है, वो बिल्कुल सेपरेट गेम है। पाकिस्तान नेशनल टीम का कप्तान होना, वहां पर आपको सीरियसली फटीग से भी, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी गुजरना पड़ता है। और फास्ट बॉलर कप्तानी बहुत कम लोगों ने की है दुनिया के अंदर। आप उठा के अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बहुत कम लोग कप्तान बने हैं फास्ट बॉलर, क्योंकि इंजरी प्रोन होता है। सबसे बड़ा जो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के लिए टेस्ट होगा, यहाँ पर आपने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच सीरीज खेलनी है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने निकल जाना IL T20 खेलने के लिए। IL T20 के बाद आप न्यूजीलैंड खेलना है, इंग्लैंड खेलना है, फिर आपका वर्ल्ड T20 आ जाएगा। दैट मींस जो कप्तान है उसने अपने आप को सेव करना है अपनी लीग से, फिर आपको हटना पड़ता है कि यार नहीं, मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान हूं, मुझे अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने कप्तानी करनी है अपनी टीम की। देखें, अपना माजरत चाहूंगा, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं, बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जितना कुछ क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामलात हुए हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे सो कॉल्ड जो क्रिकेट के जो जर्नलिस्ट बनते हैं, जिन्होंने बैट भी नहीं पकड़ा होना टेप बॉल का, वो भी उठ के जो उनसे जिस तरीके से लगाते रहे कि जी ये मामला तो ड्रेसिंग रूम के अंदर ये हुए। सबसे बड़ा जिस वक्त मुझे जो ज़हन में एक बात आती है, देखें, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान इस वक्त बने हैं, जो आपने पूरा माहौल एक खड़ा किया था वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक आपने जो पूरा माहौल खड़ा किया था, क्या बाबर आजम के कहीं ना कहीं, देखें, इंसान है ना, उसके दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी, किसी प्लेयर के दिमाग में चीज नहीं आएगी कि यार ये सारी शायद शरारत शाहीन शाह अफरीदी ने की कप्तानी बनने के लिए, या क्या करते हो प्लेयर्स के दिमाग के अंदर? हाँ, कि कोई लॉबिंग नहीं होगी। बिल्कुल, मैंने लड़का टाइम गुजारा। कतई कलामी की माजरत, कल जब मैंने सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स देखे, ऑलमोस्ट 70% लोग ये समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को शाहिद खान अफरीदी ने लॉबिंग के जरिए कप्तान बनवाया। ये 70% लोगों के कमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। लोग ये सोच रहे हैं, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आई मीन इसके अंदर हकीकत है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लोगों की एक थॉट बता रहा हूं कि लोग ये सोच रहे हैं कैसा हुआ है। देखिए, डाउट पैदा करते हो ना। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो एक एग्जांपल मैं देखता हूं, इमरान भाई, जो माजरत चाहूंगा इस चीज पे, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर रहता हूं, तकलीफ इस चीज की होती है यार, अपना जब लड़का परफॉर्म नहीं करता, फ्रेंचाइज उसको डिसोन करती है, कहती है पाकिस्तान का प्लेयर है जी, पाकिस्तान ने जी प्रोड्यूस नहीं किया प्लेयर। जब लड़का परफॉर्म करता है, फ्रेंचाइज एकदम उठ के आ जाती है, जी हमारा प्रोडक्शन है जी, हमने इसको प्रोड्यूस किया था जी, हमने टिपिकल T20 के लिए इसको प्रोड्यूस किया है। भाई, जब पाकिस्तान आप खेलते हो, T20 नहीं होता, आप तीनों फॉर्मेट्स के लिए रेडी होते हो। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फटीक इस वक्त आपके फास्ट बॉलर्स की है, जो मैंने कहा ना कि आप देखें, हारिस रऊफ की चले आप बात ले लें, आपने ऑस्ट्रेलिया में इतनी क्रूशियल टेस्ट मैच सीरीज खेल ली है, हारिस रऊफ इस वक्त फटीक कैरी कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंजरी प्रोन है हारिस रऊफ, पता लगता है आपको, उनकी जरूरत भी है वहां पर, क्योंकि आपको टेरो क्विक फास्ट बॉलर चाहिए। हारिस रऊफ वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग खेलने चले जाना, असली अच्छी बॉलिंग तो बिग बैश में कर देते हैं। ठीक है, चलें, लेट्स
थोड़ा सा अब इस हमारी जो क्रिकेट की जो ग्रे साइड से निकलते हैं यार वैसे, लेट्स गेट बैक टू द कल का मैच। इतना जबरदस्त हुआ और मेरे लिए तो सबसे खूबसूरत मंाजर थे मुझे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, डेविड बेकहम एक फ्रेम के अंदर नजर आए। आई मीन वो जैसे कहते हैं ना कि टू मच क्लास इन अ फ्रेम। इरशाद भाई आप जरा इस पे कमेंट करें, कल का मैच आपको कैसा लगा? कितना वेल प्लान मैच कल इंडिया की टीम खेली और द काइंड ऑफ गेम एंड द काइंड ऑफ क्लास विराट कोहली हैज शोन, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इट वाज एन अमेजिंग डिस्प्ले वंस अगेन बाय इंडिया। और जो कुछ इस वक्त इंडिया और रोहित शर्मा जिस चीज को भी टच कर रहे हैं वो बिल्कुल सोने में बदल रही है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और उन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली एक प्लानिंग के साथ गए थे। उन्होंने एक इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया, टॉस जीत के पहले बैटिंग की और उसके बाद जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड सेमीफाइनल्स में अच्छा नहीं है, वो देखते हुए उन्होंने स्ट्रेटेजी उसकी बनाई तो वो कामयाब हुई डेफिनेटली। और इंडिया की टीम जो है पूरे इस वर्ल्ड कप में एक बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में खेले हैं। उन्होंने हर टीम को एक डिफरेंट तरीके से टैकल किया है और कहां पहले बैटिंग करनी है, किस तरह फील्ड प्लेसिंग करनी है, बॉलिंग चेंजेस क्या है, तो एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम। और इसमें आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, वो बड़ा की होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंचती है वर्ल्ड कप फाइनल में तो मैं समझता हूं कि एक रियल टफ टाइम इंडिया को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अपर हैंड जरा सा इंडिया का ही है। इंडिया का अपर हैंड है, ठीक हो गया। वैसे कल के मैच पे जिस तरह इरशाद साहब ने कहा कि वाकई इंडिया को पता था इस टूर्नामेंट के शुरू से ही कि वो टूर्नामेंट के आगाज में ही मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे कि कौन सा प्लेयर, कौन सी बैकअप उनके पास प्रॉपर थी, सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी उनकी बहुत बेहतरीन थी। और कल की मैच के अंदर भी हमें नजर आया जिस तरह से उन्होंने इजीली सेमीफाइनल को हासिल किया। सो कल विराट की परफॉर्मेंस हो या जो कल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है इंडियन टीम की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए फिनोमिनल है, 50 हंड्रेड्स करना कोई आसान चीज नहीं। और मैं इमरान भाई को इंट्रो में सुन भी रहा था, ये लिटरली आने वाले वक्तों में याद रहेगा। ये रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है, रिकॉर्ड बनते तो है टूटने के लिए, लेकिन 50-100 बहुत मुश्किल होता है। और 200 प्लस 291 कुछ मैचेस हैं उनके, 13,900 कुछ रन हैं, ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है यहाँ पर। और खास करके देखिए ना, जब आप बात करते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली की सबसे जो अच्छी चीज है वो ही इज किंग ऑफ चेजिंग। चेजिंग के अंदर आप रिकॉर्ड्स बनाएं, वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर होती है। जरूर टॉस उनके फेवर में जाता रहा इस वर्ल्ड कप के अंदर के इंडिया ने हमेशा टॉस यहाँ पर जीत के जो भी फैसला बैटिंग करते हैं चाहे बॉलिंग करते हैं वो करते हुए आए हैं इस पूरे मैच में। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। उसके बाद उनकी बॉलिंग तो आप देख लें, कल शामी ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया और शामी वो प्लेयर हैं जो कि इनिशियली वर्ल्ड कप में बाहर बैठे रहे, आपको याद है, और आती 4 मैचेस के बाद उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ली हैं शामी ने। तो वो इंपैक्ट प्लेयर बताता है कि मैं इंपैक्ट क्या डाल सकता हूँ टीम पे, जो कि शायद हमारे अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग थी। पे स्पिन बॉलिंग यूनिट आप देखें उनका काम करे तो कलेक्टिवली तीनों जो शोबे उनके इस वक्त वो जबरदस्त फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। कल आप तो कोच भी रहे हैं, समझते हैं बॉलिंग को। कल कुछ लोग कह रहे थे भाई इतनी तो स्विंग कभी मिगरा की नहीं निकली बॉल, इतनी तो कभी वसीम अकरम भाई की नहीं निकली जितनी कल मोहम्मद शमी की निकल रही थी। और लोग फिर वही एक मैंने वीडियो देखी जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी सिक्का जो है ना वो रोहित शर्मा दूर फेंकेंगे और मैच रेफरी देखे बगैर कह देंगे कि टॉस आपने जीत लिया। वो किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी। तो साथ ये बहुत सारी मिथ्स भी चल रही हैं। अब मेरी तो कम से कम मिथ्स वाला मेरा तो वो जिसे कहते हैं ना जरसूमा मर गया है कि नहीं भाई क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, वो कोई मिथ नहीं है, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। आप इस पे क्या कहेंगे? कल बड़ी बड़ी निकल रही थी बॉल शमी की। आपने जवाब अपना दिया, वही है ना आंसर, हकीकत ऐसी है। आप देखें मिथ तो जो भी हो, इस वक्त क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, आपको इसको करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। क्रिकेट वो टॉप क्लास खेल रहे हैं, बेशक आप विकेट के मामले को लेके आए या टॉस के मामले को लेके आए, लेकिन क्रिकेट वो बहुत टॉप क्लास खेल रहे हैं। आप उनकी सीम पोजीशन देख लें ना शमी की, जिस तरीके से सीम पोजीशन है अपना, फिर उसके बाद आप जब आपका रिदम अपना आपके साथ दे रहा हो, फास्ट बॉलर्स का रिदम जो उनसे साथ दे रहा हो, तो ऑब्वियसली आपका जो चाहे वो इन स्विंगर डेडली हो चाहे आउट स्विंगर हो, सीम पोजीशन जो उनकी है वो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाती है। आप देखिए उनका चाहे फॉलो ऑन की बात करें तो सारी चीजें उनकी जबरदस्त चल रही हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा जबरदस्त स्टार्ट उनके बैट्समैन दे रहे हैं। आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बैट्समैन प्रोवाइड कर देते हैं, जो फील्डर्स हैं वो बैकअप करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमारे फील्डर्स बैकअप नहीं करते। चलिए मेरे पास आखिरी मिनट है तो मैं आपकी जैसे इरशाद साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे, गेटिंग बैक टुवर्ड्स पाकिस्तान टीम, क्योंकि हमने तो अपने 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के अंदर रहते हुए सोच रहे हैं कि हमारी क्रिकेट क्या कर रही है। कोई बड़ी तब्दीली प्लेयर्स के अंदर, अब चूंकि हमारे चीफ सिलेक्टर तब्दील हुए हैं, क्या हमारी जो इससे पहले बेंच स्ट्रेंथ रही है उसके अंदर कोई तब्दीली हम लाने वाले हैं? कोई प्लेयर्स के अंदर तब्दीली देखते हैं आने वाले खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन ट्रिप के हवाले से? जी इमरान, ये चीज आप बहुत ही आपने सही सवाल किया, ये चीज बहुत ही
जरूरी है कि टीम का सिलेक्शन सही हो। इस पे देखिए, वहां पे जब टूर पे चले गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब 18 खिलाड़ी चले गए तो फिर आप किसी को एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भेजे तो अलग बात है, लेकिन जो टीम सिलेक्शन होनी चाहिए वो बेहतरीन होनी चाहिए। और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं आपके नाम भी बता सकता हूँ। कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर हैं, रोहिल नजीर हैं, वाहिद बंगलजई हैं, आमिर यामीन है, कासिम अकरम है। ये लड़के बड़े टैलेंटेड हैं जो बैठे हुए हैं, जो दे आर नॉकिंग ऑन द डोर्स, और उनका परफॉर्मेंस भी नजर आ रहा है। तो ये इन लड़कों को कब चांस मिलेगा? इनको जिस वक्त वो अपने पूरे फॉर्म पर हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब उनको नए यंग ब्लड को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और किसी आदमी को अपनी प्लेस जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। बैकअप होना चाहिए। जमान खान है, और भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अरशद इकबाल हैं। तो अब इन है कि ये लोग आए और आके परफॉर्म करें, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हमेशा टफेस्ट होता है। इट इज दी टफेस्ट टूर, और मुश्ताक मोहम्मद के बाद कोई भी कैप्टन पाकिस्तान का वहां पे सीरीज में टेस्ट मैचेस नहीं जिता सका। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव टूर है, और जरूरी है कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम जाए। बेस्ट टीम जाए, अच्छा बैकअप भी होना चाहिए। एज यू सेड कि हर टीम के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अच्छी टीम और अच्छा बैकअप बड़ा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सूरत हाल पे जो क्रिकेट के हवाले से उस पर हम तज्जिया ले रहे थे, क्या होने जा रहा है। शान मसूद के नातमा कंधों पे कितनी जिम्मेदारी डाल दी है ना। सही बात है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बात करेंगे इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं। हम सबको पता है जोड़ तोड़ हो रहे हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ सबसे पहले एमक्यूएम ने इत्तेहाद किया, फिर लीगी कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद पंजाब से बाहर जो एक्टिविटीज़ हैं और कैंपेन शुरू की और बलूचिस्तान का रुख किया, जहां 2018 के इंतखाब से कब लीगी रहनुमा का एक ग्रुप अलग हुआ था जिसने बलूचिस्तान में अवाम पार्टी के नाम से पार्टी बनाई थी, और अब वही ग्रुप और दीगर कई सियासी रहनुमा दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इन सरगर्मियों पर खासी नाला नजर आ रही है और खूब लफ्जी गोलाबारी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक में आप, सूबे में आप और इदारे भी आपके साथ, मेरा मशवरा है अपने बलबूते पर हुकूमत करें। इसके जवाब में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आवाम चुनेंगे वही हुकूमत बनाएगा, और हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और तज्जिया करें कि गलतियां कहाँ हुई। बहुत जरूरी है तज्जिया करना। दूसरी जानिब मुल्क की सियासी तारीख में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सियासी जमातों की क़यादत इलेक्शन जीतने के लिए आवाम को अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय मुसलसल इल्ज़ाम तराशी करिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है। ऐसे सवाल अब पैदा होते हैं कि भाई अवाम के सामने आप अपना एजेंडा क्या रख रहे हैं, पार्टी लाएमल क्या है, और ऐसा क्या है जो पहले नहीं हुआ वो आप करेंगे या पहले हुआ आप नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल में ये एक सवाल है कलीदी, अगर रख दिया ये सामने तो अवाम को शायद इसका हल मिल जाए। दूसरी जानिब अवाम भी तमाशा देख रही है, और अवाम को अगर आप 2.5 रुपये फी लीटर पेट्रोल कम करके समझेंगे कि अवाम को पता नहीं है, तो पता तो है अवाम को, और वो फैसला करने का हक भी रखते हैं। लेकिन फिर भी फैसला 8 फरवरी पे पेंडिंग है कि अवाम किस हद तक फैसला कर पाते हैं और अवाम ही का फैसला किस हद तक सामने आता है। डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं सियासी उमूर के। उनसे हम जरा बात करते हैं और उनसे अलसुब पूछते हैं कि वो इन डेवलपमेंट्स को किस निगाह से देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? जी बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, अब ये पहले बयानात ढके छुपे आ रहे थे, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग, ये दोनों रिवायती हरीफ रहे हैं, फिर इकट्ठे हलीफ भी रहे, इकट्ठी हुकूमत भी करते रहे, और अब एक बार फिर हरीफ हैं और खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस बात पे बज़िद है कि नून लीग को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, चाहे इदारे हों, चाहे सूबे हों, चाहे पार्लियामेंट में आने की बात हो, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है जो पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, मेरा भी ख्याल है कि ऐसा है, लेकिन ये है कि ये इस किस्म का मकालमा, बयानबाजी, ये पुरानी जंगी सियासत का हिस्सा रही है। हमें इससे निजात हासिल करने की ज़रूरत है। नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, सब जमातों के लोग आवाम को आके बताएं कि पाकिस्तान के इस वक्त के मसाइल का हल उनके पास क्या है, और माजी में इन मसाइल को, जिनका आपको, मुझे, आवाम को रोज़ाना की बुनियादों पर सामना है, उन्होंने किस तरीके से हल किया है। अपनी कारकर्दगी बताएं, ये कि आप उन लोगों से क्यों मिल रहे हैं, आपको कहाँ से आपको शाबाश मिल रही है, ये पुरानी बातें हैं। ये हमने देखा
और 80 की दहाई में, 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने की सियासत करती रही है। और फिर जब उनको एक बहुत बड़ा खतरा था इमरान खान से, तो ये सारे इकट्ठे हो गए, 2 नहीं बल्कि 16 इकट्ठे हो गए। तो अब उनकी सियासत को दफन करने की जो काविशें हो रही हैं, उसके तनाजुर में ये फिर अपनी दोबारा लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। बताएं कि आपने 16 माह में क्या किया है, आप कारकर्दगी बताएं, मंशूर बताएं, आगे आपने मुल्क के लिए क्या करना है। हमारी दिलचस्पी इसमें है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि दिलचस्पी आवाम की तो इसमें होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि ये आप भी बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं कि जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ों से उन्हें लगता है कि शायद पब्लिक जो का इंटरेस्ट है या उनका जो एक तवज्जो है, फोकस है, वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आवाम इस तरह की बयानबाजियों से डिस्ट्रैक्ट होती है और जब इलेक्शन के टाइम पे वोट की बारी आती है तो फिर वो इन सियासतदानों की बातों पे यकीन करके उनको वोट देती है, या वो अपने माइंडसेट के मुताबिक वोट कास्ट करती है? मेरा ख्याल है कि लोगों को अगर ये चॉइस दिया जाए कि वो अपनी पसंद की पार्टी और रहनुमा को चुने, तो वो ज़रूर चुनेंगे। कि जो रिवायती पार्टियां हैं पाकिस्तान की सियासत में की हैं, 2018 के इंतखाबात में आपने देखा, माजी में भी ऐसा होता रहा है। तो ये कहना कि अवाम में शऊर नहीं है और जिसको जो चाहता है अपनी मर्जी से सामने आ जाता है, ऐसा नहीं है। कि अगर मैदान आप सब जमातों के लिए हमवार कर दें तो नतायज आपको सामने आएंगे और वो मुख्तलिफ नतायज आपके सामने आएंगे। लेकिन यह है कि वो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब फॉर्मर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं परवेज मुशर्रफ दौर के अंदर, इज बीन वेरी एक्टिव, आई रिमेंबर, आपको भी याद होगा, और इस्टेब्लिशमेंट के भी जारी बात है करीब समझे जाते हैं। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हमारे एक्सप्रेस फोरम के ऊपर, मैं अभी इसको पढ़ रहा था कि जी इलेक्शन के बाद एक यूनिटी गवर्नमेंट बननी चाहिए। और इससे पहले एक दिन मैं कुछ टेलीविजन चैनल्स पे इंक्लूडिंग एक्सप्रेस के अंदर भी मैं हमारे एक्सपर्ट प्रोग्राम में सुन रहा था, उसमें भी बहुत से लोगों का कहना है कि लगता है ऐसा है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है। यानी कि अब ये ख्याल पनप रहा है कि अगर इलेक्शन से पहले जो भी आप नैरेटिव बनाएं, जब इलेक्शन हो जाएगा, आपने चूंकि शक्ल एक सियासी रखनी है हुकूमत की, लेकिन इसमें सब कुछ अच्छा नजर आना चाहिए, यानी कि नो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन। आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? और इन केस अगर होने जा रहा है तो वुड इट बी बेटर फॉर आवर डेमोक्रेसी? आई मीन, सही होगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल सही नहीं होगा, इसलिए कि ये ऐसे शोशे हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। और ये तो ना तो उनकी कोई सियासी जमात है और वो बयान दे रहे हैं, हो सकता है उनका जहन, उनकी सोच, उनके इरादे पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और जमहूरियत के लिए हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी हुकूमत अगर बने तो उसमें जिम्मेदारी का तयन नहीं हो सकता। ये भी तो आपने जो देखा 16 जमातों की हुकूमत, ये भी तो एक कौमी यकजहती की हुकूमत और सब उसमें इकट्ठे थे। क्या हुआ कि उसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, बल्कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी काबीना थी, और सब कह ये रहे थे कि हमने कुछ नहीं लेना, लेकिन सरकारी गाड़ियां, सरकारी मुराद, तनख्वाहें लूट के चले गए। ये इस किस्म की हुकूमतों का पाकिस्तान में होना जमहूरियत के लिए एक जहर कातिल है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस सियासी जमात की अक्सरियत हो या जो इस पोजीशन में हो कि वह हुकूमत बना सके, वो हुकूमत बनाए। 5 साल उसकी हुकूमत होनी चाहिए। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि आपकी कारकर्दगी क्या रही है। सियासी जमातें जायज तनकीद करें, अदम इस्तेहकाम का किसी हुकूमत को शिकार ना करें। ये जमहूरियत के लिए कोई खिदमत अगर हो सकती है दुरानी साहब की, तो ऐसी होनी चाहिए कि अक्सरियत की हुकूमत कायम हो, उससे जमहूरियत मजबूत होती है। ठीक है। दूसरी जानिब इलेक्टोरल प्रोसेस, और आपने ये जो बात की मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ। बाज़ लोगों को तो
तो जो अपने इलेक्शंस 2-2, 3-3 टर्म्स में नहीं जीत सके, काउंसलर भी नहीं बन सके, उनको खुसूसी मुशीर शहबाज शरीफ साहब ने बनाया और एक लंबी लिस्ट थी। और फिर उन्होंने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते रहे वो लोग, वो भी हमारे सामने था। दो कि शहबाज शरीफ साहब ये राग अलापते रहे कि उनकी काबीना के अंदर बहुत से लोग ये बेनिफिट्स नहीं ले रहे। तो शहबाज शरीफ साहब को हिस्ट्री बतौर प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्टेक्स्ट में कोई बहुत अच्छे वजीर आजम के तौर पर याद नहीं रखने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, अब हम जो एक सर्टन क्लास जो इस सारे अमल को इस तनकीदी निगाह से देखती है या क्रिटिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है इसके ऊपर, अब मेरी तो नजरें कम से कम बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के सर इसी पे आ गई हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा। जो मौजूदा हमारा स्ट्रक्चर है, मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा कर रहा हूं, उसको देखते हुए आप एक सीनियर माहिर हैं सियासी उमूर के, आपको लगता है कि हम 2024 के इलेक्शन को कम से कम एक ऐसा इमेज उसका बना सकते हैं कि जिसपे कुछ हद तक सवालात कम उठें, मुत्तफिक हों सियासी जमातों, एक अच्छा पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे इदारों में ये इस्तेदाद बिल्कुल मौजूद है, सलाहियत है, काबिल लोग हैं, लेकिन ये है कि क्या सियासी इरादा भी ऐसा है या नहीं है, और क्या हम मुल्क को उस सिमत में ले जाना चाहते हैं जहां आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, या कुछ और मकासद हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। ये अभी बातें खुल के सामने नहीं आ रही और खुल के बात करना भी मुनासिब नहीं है मौजूदा हालात में। लेकिन यह है कि इस वक्त कोई इंतखाबात का माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंतखाबात होने में तो 90 दिन से भी कम का अरसा रह गया है। कोई गहमा गहमी अवाम की सतह पर नजर आती है, कहीं आपको कोई सियासी जमात मुतहरिक होती है, तो जो रिवायती हुक्मरान तबकात हैं जो हमेशा मुंतखब होते हैं या काबिल इंतखाब जिन्हें समझा जाता है इलेक्टेबल्स, उनके साथ सियासी जमातों के राब्ते हैं, वो आवाम के पास नहीं जा रहे। अभी हो सकता है किसी सतह पर उनके पास जा रहे हैं कि आपने मुंतखब होके हमारा साथ देना है और हमारा झंडा लहराएं और हमारा मफलर गले में डालें, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अभी ये मरहला है। लेकिन माजी में हमने देखा कि इंतखाबात की गहमा गहमी तो 4 महीने तो पहले शुरू हो जाती बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ खास तब्दीली पीपल्स पार्टी के अंदर लेके आ नहीं पाए, मां सिवाय अपने के वो खुद आके एज चेयरमैन बने हैं और यंग हैं। अदरवाइज हमने कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो पार्टी का था उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं देखी जिससे उसे नौजवानों का रिप्रेजेंटेटिव करार दिया जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सियासत पे हम बात कर रहे थे जी, और आपने तज्जिया सुना। इससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है, बिल्कुल वो है स्मॉग के हवाले से। आलूदगी ने जी लाहौर को, आपको पता है, जकड़ा हुआ है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और आज लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट पोजीशन हमने किसी के लिए खाली छोड़ी है। हुकूमत एकदम मुंबई होगा, हाँ ये या दिल्ली होगा। हुकूमत तो इकदाम कर रही है लेकिन कोई नतीजा हमें नजर नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग की सूरत हाल से निमटने के लिए अहम इजलास हमने आपको बताया था कि उन्होंने तलब किया हुआ था, जिसमें स्मॉग के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास के दौरान जी पंजाब में हफ्ते के रोज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रखने और हफ्ते के रोज कारोबारी जो सरगर्मियां हैं उनके लिए औकात कार के तयन के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। हफ्ते के रोज पंजाब भर में जो कारोबारी मराकज है उनके हवाले से आपको बताएं तो थिएटर हो, सिनेमा, वो भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। और हफ्ते के रोज जो हैवी ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा कि लाहौर में जो गुज़िश्ता रोज 400 किलोमीटर के इलाके पर जो पानी का स्प्रे किया जा रहा है ताकि ये जो मसनूई बारिश है इससे स्मॉग में खासी कमी रोजाना उन्होंने कहा कि किया जा रहा है और इसके मुतालिक मुशावरत भी हो रही है। देन इट्स इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। मौसमियात से मुतालिक नकवी साहब कह रहे हैं कि खुसूसी लेबॉर्ट्री कायम करने का भी फैसला किया। अच्छी इनिशिएटिव है, हम मुसलसल इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि ये मामला एक दिन में तो हुआ नहीं है कि हम हुकूमत पे तनकीद करने बैठ जाएं। लेकिन अगर अभी भी आप इन्फोर्स करें अच्छे कवानीन को और अपनी तरफ से कोशिश करें जो कि हुकूमत बज़ाहिर करती नजर आती है तो मेरे ख्याल में, और इसको लार्ज स्केल पे करना चाहिए। हमने यहाँ पे ये भी मशवरा दिया था कि बॉर्डर पार जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर भी अथॉरिटी से बात की जाए, एक वर्क फोर्स बने, एक टास्क फोर्स बने, मैकेनिज्म बने कि वहाँ से भी और यहाँ से भी मिलकर इसको कंट्रोल किया जाए। चूंकि कल लाहौर नंबर 1 था, दिल्ली नंबर 2 था, आज दिल्ली नंबर 1 है और लाहौर नंबर 2 है। ये पोल्यूशन और स्मोक के हवाले से हम बात करें तो कंसर्न है सब इंसानों के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बात करते रहेंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ और मौजूदात के साथ। हम तो यही हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आप कहेंगे इतना लाउड क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज वी हैव समथिंग एक्सक्लूसिव फॉर यू। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, एक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और ये मैच क्रिकेट का नहीं है, आज पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का मैच है। और किस टीम से मैच है भाई? सऊदी अरब से मैच है। और हमारे लिए एक जो कहना चाहिए ना, एक एक्साइटमेंट इसके अंदर ये है कि उस टीम से मैच है जो अर्जेंटीना को हरा चुकी है, यू नो। और अर्जेंटीना के बारे में आपको पता ही है, दे आर द चैंपियंस। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने जब इससे पहले आपको याद है कंबोडिया को हराया, हमने बहुत भरपूर ट्रिब्यूट पेश किया क्वालिफायर के अंदर और हम बड़े खुश हुए थे। आज के मैच को लेते हुए हमने कहा कि इस पे जरा बात होनी चाहिए। हम कहीं वर्ल्ड 197 रैंकिंग के ऊपर है, दुनिया के आखिरी ममालिक के अंदर आते हैं, उधर दुनिया खत्म हो जाती है, हमारी रैंकिंग आती है। लेकिन जो सऊदी अरब की टीम है 193 पे हमने इंप्रूव किया थोड़ा। ओके, थैंक यू फॉर द करेक्शन। और अब जनाब जो सऊदी अरब टीम है दैट इज ऑन 57 आई बिलीव, राइट? तो ये बड़ा अच्छा मैच होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस पे बात करने के लिए प्लेयर मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, वलीद खान। स्पेशली हमने उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो हम वलीद खान से आज के मैच के ऊपर आज ही के दिन जरा एक्सक्लूसिव बात करते हैं। एक्सक्लूसिवली, एग्जैक्टली हमारे साथ मौजूद है वलीद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं, आप इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, आज अपना दूसरा क्वालिफाइंग मैच खेलने जा रहे हैं, कैसी तैयारी है, कैसी एक्साइटमेंट है? थैंक यू अर्मला एंड इमरान शो पे इनवाइट करने के लिए। और जी हम सऊदी अरेबिया में ही हैं और इंशाल्लाह आज हमारा मैच है सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम खेलेंगे आज। और तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पूरी है, भरपूर तैयारी है। जो बाहर से स्क्वाड था, बाहर से लड़के थे हमारे, वो भी आ गए हैं और हम थ्रू आउट कैम्प में थे। और बस इंशाल्लाह जो कोच ने प्लान दिया हुआ है उस पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, पूरा उतरेंगे। और ठीक। अच्छा वलीद, एक तो आपने क्वालिफाइंग मैच के अंदर कंबोडिया को हराया था, दैट वाज अमेजिंग। आई मीन पूरी कौम खुश हो गई थी कि हम भी फुटबॉल में कुछ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी टीम थी हमारे मुकाबले में कंबोडिया की। और अब सऊदी अरब की रैंकिंग बहुत ही अच्छी है, इंटरनेशनल टीम है, वर्ल्ड कप खेलती है। अगर मैं दोनों टीम्स का कंपैरिजन आपसे पूछूं, बीइंग प्लेयर कंबोडिया वर्सेस सऊदी अरेबिया, तो क्या कंपैरिजन है आपके माइंड में, कैसी टीम है? जी देखें, कंबोडिया भी एक अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी साइड थी कंबोडिया। और हमने जो अवे लेग और होम लेग कंबोडिया के ख़िलाफ़ खेले अपने, बहुत ज़्यादा मेहनत थी उसके पीछे भी, बहुत अच्छी फाइटिंग स्पिरिट लड़कों ने शो की थी। और होम लेग का तो आपको पता ही है, अपना क्राउड था हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ने मैच देखा और हमारा रिज़ल्ट हमारे फेवर में गया। हम बहुत खुश हैं उस बात से कि हमने मैच जीता, हम सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के लिए आए। और अगर बात मैं करूं सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया आपको पता है इस टाइम एशिया के टॉप साइड्स में आती है। उनका वर्ल्ड कप कैंपेन जो था वो पूरे दुनिया ने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। इंशाल्लाह हमारी बस मेहनत है और इंशाल्लाह हम पूरी फाइट करेंगे फाइनल विसल तक, और जितना अच्छा रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। वलीद, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी टीम है, दो के सऊदी अरब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल टीम है, ऑब्वियसली उनके मुकाबले में आपकी तैयारी भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तैयार की है, या कौन सी मुख्तलिफ किस्म की तैयारी है जो आपको बड़ी हेल्प करेगी इस मैच में? जी जैसे कि मैंने पहले कहा कि सऊदी अरेबिया इस टाइम एशिया के टॉप साइड्स में आती है। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह जो आप फाइट देखेंगे वो बहुत डिफरेंट होगी, बहुत पैशन से हमारे लड़के खेलेंगे, बहुत डिफरेंट फाइट आपको नज़र आएगी। क्योंकि हमें पता है ये मैच आसान मैच नहीं है, और प्रोबेबली ये मैच जो है, ये जो ऐसे मैचेस होते हैं ये आपको एक दो बार ही मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह जितना लड़के इंशाल्लाह खेल सकेंगे, हम इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। कोशिश मेहनत हमारी इंशाल्लाह पूरी होगी। जो प्लान दिया गया इंशाल्लाह हम पूरा उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा उतरेंगे उस प्लान पे, और इंशाल्लाह हम रिजल्ट अच्छा निकाल के लेके आएंगे इस मैच में से। सऊदी अरेबिया मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत अच्छी टीम है, हम कोई मतलब मैच इजी नहीं ले रहे, मैच बहुत अच्छा मैच है, बहुत बड़ा मैच है, सऊदी अरेबिया की बहुत अच्छी साइड है। लेकिन हमारे लड़के भी इस टाइम प्रॉपर शेप में और लड़कों की तरफ से आपको बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। द बेस्ट थिंग दैट यू आर सेइंग वलीद भाई इज कि आप हम लास्ट विसल तक फाइट करेंगे। आई थिंक यही एक स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी होता है इस गेम ऑफ फुटबॉल के अंदर। दूसरी जानिब जैसे कि कंबोडिया को जब हमने हराया तो पूरे पाकिस्तान में एक धूम मची, पूरी दुनिया में मची। मैंने देखा इंटरनेशनल चैनल्स ने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की। अब पाकिस्तान में ओबियसली नहीं है, कि मैच भी बाहर हो रहा है सऊदी अरब के अंदर। अगर आज इंशाल्लाह हम सऊदी अरब को बीट कर देते हैं
अच्छा मुकाबला करते हैं, तो ये पाकिस्तान फुटबॉल को इंटरनेशनली कितना हेल्प करेगा रिकग्निशन के अंदर और पाकिस्तान को आगे जाने में फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ सराहा गया हमारे उस कंबोडिया वाले मैच के बाद, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि हमारी इतनी हवा आएगी मैच देखने, और जब देखा हमने सारा कुछ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कैसे हमारा मुल्क हमारे पीछे खड़ा है। और होता भी ऐसे ही है टू बी एट द एंड ऑफ द डे, आप जो आपकी नेशनल टीम होती है, आपकी मतलब मुल्क कैसे पीछे, आवाम कैसे खड़ी होती है, वही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। और हमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, सारा कुछ है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैच मुश्किल है, मैच काफ़ी मुश्किल है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम भी फाइनल विसल तक फाइट करेंगे। जितना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होगा इंशाल्लाह हम इस मैच में से निकालेंगे। और अगर इंशाल्लाह हम ये मैच जीतते हैं तो फिर तो अभी जितना कंबोडिया वाले मैच की बात होगा सारा कुछ तो जश्न होगा इंशाल्लाह। सही बात है, अगर ये मैच भी जीत गए तो हम तो वैसे खुशी से पहले निहाल बैठे हुए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते हम जरूर चाहेंगे जो भी यंग फुटबॉलर्स आपको देख रहे हैं और जो लोग आपको सपोर्ट करें, दो वी ऑल आर सपोर्टिंग यू, हम यहाँ पे दुआ भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहें उन तमाम लोगों को? आवाम से और यंग फुटबॉलर से मेरा यही पैगाम है कि जितने होम पे मैचेस हो रहे हैं ज़रूर आइएगा मैचेस देखने, क्योंकि आपको पता है आगे जॉर्डन, ताजिकिस्तान, सऊदी ने हमारे होम पे आना है। तो जितने होम के मैचेस हैं जो होने में होम पे, आप आए, आप वो मैचेस ज़रूर देखें, अपनी टीम को बैकअप करें, अपने हीरोज़ को सपोर्ट करें, ठीक है? हमारे मैचेस देखें, हमें सपोर्ट करें और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और वैसे सऊदी फुटबॉल टीम के साथ भी हमारी एक बड़ी स्पिरिचुअल किस्म की अटैचमेंट है। बीइंग सऊदीज, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप होता था हम कहते थे और तो कोई टीम है नहीं ऐसी, तो वाहिद सऊदी टीम होती थी जिसे हम सपोर्ट करते थे, कहते थे क्योंकि ये सऊदीया की टीम है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। खैर, अच्छा मैच, अल्लाह करे वो अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा हमारे प्लेयर्स के लिए। वी होप कि एक अच्छा डिस्प्ले होगा गेम का। हमें देखते ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब तक आप ब्रेक पे गए हमने काफ़ी ज़्यादा इस पे कर लिया, थोड़ा सा हमने काम ऑन एयर आके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सवाल यह है कि 2 रुपए 4 पैसे फी लीटर जो पेट्रोल की प्राइस में कमी की गई है, डिस्कशन ये है कि उनको कहाँ इस्तेमाल किया जाए। मैंने काफ़ी मुश्किल फैसला है ये। सोच रहे हैं कि क्या अगर हम इसका कोई प्राइस बॉन्ड खरीद लें उससे कोई मदद मिल जाए, या मतलब 2 रुपए 4 पैसे इतनी बड़ी, खासतौर पर जो ऊपर वाले 4 पैसे है ना, आप इसका अगर सिर्फ सदक़े में हम इन्वेस्ट करें तो 70% वापस हमें मिलेगा। इसके अलावा और इसका कोई मसरफ हमें नजर नहीं आता है। हुकूमत ने हातम ताई की कब्र पे लात मारने का फार्मूला, वो आपको एक मकूला याद होगा ना, बस वो किया है। 2 रुपए 4 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। अवाम हैरान परेशान, क्वेश्चन मार्क्स लोग मुंह पे सजाए। लोगों को उम्मीद थी कहीं 10 रुपए कहीं 12 रुपए, और एक तो हमारे सोशल मीडिया के पेजेस और हमारे दिल धड़का देते हैं ना, वो कहते हैं 10 रुपए कम हो रहे हैं। मैंने तो उस लिहाज से अपना बजट भी मैनेज कर लिया था कि चलो जी कम से कम 3-1 हज़ार रुपए महीने के तो बच ही जाएंगे। तो उसका फिर आपने कहाँ इन्वेस्ट नहीं, वो 3 वो तो फिर आपने अगर पूछा कि उसका क्या बना तो वो तो नहीं, डोंट डू इट। अच्छा जनाब, बचत का क्या बना? नाजरीन, बचत तो हो गई लेकिन आपको बताएं कि ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है इस पे अवाम, जैसे इमरान ने कहा, हैरान परेशान। मैं अवाम ही हूँ, मैं भी मुझे आप अवाम में ही शामिल करें। अवाम परेशान, हैरान सब है। दूसरी जानब जी, पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी जो मालियाती फंड है, आपको पता है IMF का जायजा मिशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, नेगोशिएशंस भी जारी हैं, स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया है। और जिसके बाद IMF की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर जो हैं वो मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एलामिया जारी किया गया इस मुआहदे के हवाले से, और इस एलामिया में कहा गया है कि आने वाले अरसे में जो महंगाई है उसमें भी कमी होने का इम्कान है। और दूसरी जानब IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो तमाम माशी अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट बुनियाद पर एक्सचेंज रेट पर अमल जारी रखने और सरमायाकारी और जो रोजगार है उसके मौके पैदा करने के हवाले से भी इस्लाहात का कहा गया है। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ पाकिस्तान की जो पिक्चर है वो बेहतर हुई है स्लाइट सा। और जैसे कि परसों वी वर टॉकिंग इन आवर शो और मैंने कहा था कि अगर बहुत पॉजिटिव नहीं हो रहा तो अच्छी बात यह कि नेगेटिव भी नहीं हो रहा, तो बेहतर एक आउटलुक हमें नजर आ रहा है। IMF ये कहता है कि इस प्रोग्राम के तहत जो माशी बहाली है वो जारी है। दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। वफाकी बजट पर अमल दरामद से पॉलिसियों में
तसलसल आया है, जबकि बिजली और गैस की जो कीमतें हैं इसमें बर वक्त एडजस्टमेंट की गई है। इससे पहले एक बात यहाँ पे कहनी बहुत ज़रूरी है, जब पाकिस्तान ने कमिट किया था ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूएई कि वो दोस्त ममालिक हमें जो हमारा एक्सटर्नल साइड है डेट सर्विसिंग को लेकर उसमें हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा वल्नरेबल हुआ हुआ है, पैसे कम हैं पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, तो इसमें IMF ने बाकायदा तौर पर उनके सुफरा से मुलाकात की थी यूएई और सऊदी अरब के, टू मेक श्योर कि दे आर गोइंग टू फाइनेंस पाकिस्तान फॉर द टाइम बिंग, और उन्होंने यकीन दहानी कराई दी। सो थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स जो कि हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। खैर, इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की जानिब जाएं, हमने पेट्रोल का जिक्र किया था, हमने डीजल का जिक्र नहीं किया था। 6.5 रुपए डीजल कम हुआ है, और 6.5 का मतलब यह है कि कम से कम 5 से 10 रुपए तो किरायों में कमी होनी चाहिए। जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो जितनी भी मकामी इंतजामिया या हुकूमत है, बाबू साहब आप दफ्तर में ना बैठे रहें, अपनी डबल कैबिन्स में ना घूमते रहें, जरा चेक करें, इन्फोर्स करें कम से कम बसों के अड्डों पे के किराए थोड़े कम हुए हों, इससे आवाम तक इसका असर पहुंचे। अब सेगमेंट पे जाएं अरमला। सेगमेंट है जी हमारा सफर शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक और आपको पता है सैयद मेहदी बुखारी की जो पिक्चर्स है उनके हवाले से कुछ ना कुछ बात होती है। आज देखते हैं किस शाहकार के हवाले से बात हो रही है आज के सेगमेंट सफर शर्त। सफर शर्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त स्पेशल। सफ़र शर्त में आज हमारे मुसाफिर जो हैं सैयद मेहदी बुखारी हैं, मुसाफिर भी हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं, और इसके अलावा तस्वीर कशी भी कमाल करते हैं। तस्वीर कशी ऐसी करते हैं कि दुनिया उसको सराहती है, और ऐसी तस्वीरें जिनको दुनिया सराहती है उनके पस पर्दा कहानी क्या है, उस सिलसिले में ये एक पूरा सिलसिला है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। बुखारी साहब, आज की जो तस्वीर है वो बड़ी कमाल है, और इस तस्वीर में एक कमाल ये है कि तो बर्फ़ें हैं और दरख्त जो हैं वो चीड़ के हैं गालबन, और इन पे ख़ज़ां आई हुई है, और मैंने कभी देखा नहीं है कि इस तरह के चीड़ के, हम ये समझते हैं कि सदाबहार दरख्त है। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो है तस्वीर ये कहाँ की है, और फिर इसके पस पर्दा अगर आपकी कोई उस तरह की कहानी, मतलब मुसलसल हर जगह पे एक ऐसी कहानी चलती है जहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अल्लाह करे इसमें आप बचे हों, लेकिन खैर ये ऑलरेडी बर्फ़ें बता रही हैं कि ऐसा होगा नहीं। तो ये बताइए कहाँ की तस्वीर? ये नलतर पखोरा पास है। अच्छा। उसका रास्ते में ये तस्वीर है। नलतर जब मैं गया था ये 2012 और बर्फ़ थी, शदीद बर्फ़। वहाँ पे मुझे एक मकामी शख्स मिला, उसका नाम था करीम। उसने कहा मैं तुम्हारा गाइड बनता हूँ, मैं तो जाता रहता हूँ, आगे बर्फ़ है, ट्रैक छुपा हुआ है, ठीक है, तो तुम अकेले नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो तुम्हारी लॉजिकल है। करीम को मैंने साथ लिया, उसने सिंगल बैरल गन डाली। मैंने कहा गन क्यों लेके चल रहे हो? कहता है ऐसे ही रास्ते में कोई खतरा वतरा कोई जानवर आ जाता है तो गन अच्छी होती है। मैंने कहा अच्छा। ले हम चलते रहे और बर्फ़ आगे जाके हो गई नर्म, उसमें पाँव धंसता था, बड़ी मुशक्क़त। वो करीम ना होता तो मैं नहीं ये ट्रैक कर सकता था, वो बार बार मेरा बाजू पकड़ के खींचता था, क्योंकि मैं तो धंस जाता था, लाक हो जाता था बर्फ़ में। जब आप घुटनों तक दोनों बर्फ़ में है तो आप कैसे निकलोगे बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के? चलते चलते ये झीलें पार की हमने, नलतर की जो मशहूर झीलें हैं। आगे ये नाला आया और मैंने देखा कि वहाँ पे जो चीड़ के दरख्त है ना, जैसे आपने कहा एवरग्रीन होते हैं, वो उन पे खजान थी, और नीचे बर्फ़ की वो ढलवाने थी, और नीचे दरिया मेल्ट होके बह रहा था। मैंने वो ये तस्वीर उस मौके पे ली। अच्छा, वहाँ पे इसी जगह पे वो करीम ने 12 बोर की राइफल से शिकार किया मछली का, ट्राउट का, पानी के अंदर। इस नाले में ट्राउट थी वो। अब वो अच्छा, अब आप जो झीलें क्रॉस कर चुके हैं, मतलब आपका अच्छा एल्टीट्यूड है इसमें? जी जी, अच्छा खासा एल्टीट्यूड है। ये तो हम सुबह से चले, ये शाम ढले तक मैं इस जगह पे पहुंचा था। अच्छा, उसने फायर किया, फायर के बाद फिर पता है आपको वैली में गूंज दी है। मछलियाँ उसने 2 पानी से निकाली। मैंने कहा तुम इसीलिए गन लेके आए थे शिकार के लिए? कहता है हाँ। अब मैं उसके शिकार का तरीका देख के हैरान रह गया कि वो गन से ट्राउट का शिकार। अच्छा, मुझे वो कहने लगा अब हो रही है शाम, ठीक है, आगे जाना है तो रास्ते में कैंप करना पड़ेगा, वापस जाना तो हाँ बर्फ़ों में, वापस जाना तो अभी निकलो वापस। ठीक है, अभी निकलेंगे तो हम रात गए कहीं नलतर, अपनी जगह मुकाम पे पहुंचेंगे। मैं क्या निकलते हैं, क्योंकि मैं थक चुका था फ्रैंकली बर्फ़ों में। आज अब रास्ते में कह रहा है मुझे कि शाह जी यहाँ पे ना गैर फितरी मखलूक भी है नलतर में। मुझे किस्से सुनाना शुरू हो गया, मैं एंजॉय करता रहा। मैं कहा अच्छा चल, तू डराता रहा है मुझे। आगे जाके ना एक और मंजर आया, मैंने कहा ठहर, मुझे इसकी तस्वीर लेनी है। जैसे ही मैंने अपना फ़िल्टर निकाला ना, वो शीशे का फ़िल्टर होता है, कैमरे के आगे लगता है एंटी फ़िल्टर, लाइट कट करने के लिए, लॉन्ग एक्सपोजर लेंस। वो ऐसे मेरे हाथ में पकड़ा हुआ, उसका कोना मेरे हाथ में रह गया, बाकी मेरी नज़रों के सामने चकनाचूर होकर गिर गया। अब मुझे कि मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, देखा ये क्या हुआ।
अब मैंने इसको लाइट लिया, मैंने कहा यार देखो सर्दी बहुत है, टेम्परेचर बहुत था, ये शीशे ये ग्लास था तो ये तिरक गया और कुछ नहीं हुआ, तो ना ये जारी रखो अपना शुगर। चल पड़े फिर रास्ते में हमने क्रॉस किया नलतर का जंगल, जो कि आप जाते हैं जीप पे तो आपने वो जंगल पार करके झीलों तक जाना है, वहाँ तक आते अंधेरा फैल चुका था। अब उस जंगल में से हमें आवाज़ें आना शुरू हो गई कुछ अजीबोगरीब। अब फ्रैंकली मैं तो डर गया। अब वो करीम जो था वो के देखा, मैंने कहा था ना, अब मैं उसको यही कहूँ, मैं कहा ये ग्लेशियर बर्फ है, ग्लेशियर कोई टूट रहा है या टूटा है तो उसकी ना गड़गड़ाहट है और कुछ भी नहीं। सही। ओके नहीं नहीं बस ये वो नहीं है। थोड़ा सा हम आगे गए हैं तो एक चार दीवारी थी पत्थरों की, बहुत ऊंची चार दीवारी, वो एकदम ना गिर गई, गड़ 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 करके सारे पत्थर जो है ना वो पूरी दीवारी ढह गई। अब वो ढही है, वो पैनिक हुआ, उसने ना हवा में फायर कर दिया। अच्छा। और मुझे कहने लगा भागो इधर से। अब उसने दौड़ लगाई, पैनिक हो गया, तो मैंने तो, मेरा गाइड था, मुकामी था, तो मैंने तो दौड़ना ही था, मैंने तो ज्यादा डरना था उससे। अब फिर हम अंधा धुंध धो रहे हैं, काफी दूर तक धो रहे हैं, और आगे जाके फिर सुकून लिया। तो मुझे वो आज तक याद है, ये ड्रोनी रात, ये सारे जंगल को पार करने वाली दौड़ के और पूरे दिन के ट्रैक के बाद फिर मकामी जगह नलतर जब हम पहुंचे हैं रात 12-1 बजे, तो इसकी फैमिली और इसके चचा थे बुजुर्ग, वो उठ गए, वो फिर मुझे किस्से सुनाना शुरू हो गए कि हमारे बावजदाद तो हमें ये वसीयत करके गए, तो ये करके गए कि शाम के बाद दरिया पे नहीं जाना, शाम के बाद जंगल में नहीं जाना, और दिस एंड दैट, तो ये हॉन्टेड एरिया है। तो नलतर की ये कहानी है, बड़ी फैसिनेट करती हैं ये कहानियाँ, स्पेशली रात के टाइम और ऐसी गिलगित बल्तिस्तान में जगहों पर जहाँ पर बिजली नहीं है और अंधेरा हो, और वहाँ पे तो बड़ा ही फैसिनेट करती हैं। और दूसरा ये है कि कुछ जगह गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी हैं, एक्चुअली तो आप एक ख़ास एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो हमारे कान जो हैं इस एल्टीट्यूड पे बहुत सारी नॉइज़ ऐसी है जो कि सुनने के आदी होते हैं, एक तो वो कट ऑफ हो जाती है, और फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ख़ास किस्म की आवाज़ें, मतलब जिस तरह खलत्रो है, खलत्रो जो हरामोश के अपोजिट वाली वैली है, उसके बारे में बहुत अरसे तक लोग वहाँ नहीं जाते थे कि सर को दर्द हो जाता है और कुछ चीज़ें हैं, ये वो है। अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जोग्राफी से मुतल्लिक़ हैं, बहुत सारी ऐसी, लेकिन ये बड़ी कमाल है। और इस तस्वीर में जो सबसे कमाल है वो दरख्त है। हाँ, दरख्त, चीड़ के दरख्त, खजान रसीदा, बहुत रेयर है। अब ये भी देखें ना, ये भी बहुत बड़ी एक सवाल है कि इस एल्टीट्यूड पे ऐसी क्या चीज़ है जो कि चीड़ के दरख्त को इस तरह कर देती है, और मैंने पहली दफ़ा देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, ये जो तस्वीर है ये झीलों के पार, यानी नलतर की जो झीलें हैं, खूबसूरत झीलें हैं, फिर सर्दियाँ और उसके बाद उसके पार एक फ़ोटोग्राफ़र की ये जो सोबत चेक करें और किस कदर मुशक्क़त के साथ वहाँ पे जाना और फिर ये तस्वीर लेना, और फिर कुदरत जो है वो ट्रैवलर को, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़र हो या वैसे ट्रैकर हो, इनिशियली जितनी ज़्यादा मुशक्क़त होती है तो हम समझते हैं कि वो मुशक्क़त जो है इतना ही बड़ा इनाम देगी। और ये जो मैथमेटिक्स हैं इस हवाले से, ये जो रियाजियाती हिसाब किताब है कि जितनी ज़्यादा मुशक्क़त है उतना ज़्यादा बड़ा इनाम है, ये आज तक मेरा तो कभी भी ये जो हिसाब है ये कभी गलत साबित नहीं हुआ, और आई एम श्योर कि बुखारी साहब को भी गलत साबित नहीं हुआ होगा। इसी वजह से ये तस्वीर जो हैं यहाँ पे हम देखने को हमें मिलती हैं। और तो देखते रहिए खैर एनीवेज सफ़र शर्त स्पेशल, और बुखारी साहब के साथ अगली किसी किस्त में हाजिर होंगे किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उस चीज़ का दिन मनाया जा रहा है जिसकी पाकिस्तान में और मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम बर्दाश्त और रवादारी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे में अगर हमारी कौम, हमारा मुआशरा सबसे ज़्यादा लैक करता है किसी चीज़ में तो वो ये बर्दाश्त और रवादारी का एलिमेंट है। आलमी यौम बर्दाश्त अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम आपको बताते चलें कि दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी जो मंजूरी है ये 16 नवंबर 1996 को जनरल असम्बली ने दी थी और ये दिन पहली मरतबा 2005 में मनाया गया। चूँकि बर्दाश्त और रवादारी ऐसी सिफ़ात हैं जिससे यकीनी तौर पर जो हमारी शख्सियत है, हर इंसान की जो शख्सियत है निखर के सामने आती है, उसका एक बेहतर तासुर कायम होता है, मस्बत असर मुआशरे पे पड़ता है। और हम अगर ओवरऑल बात करें तो ये सिर्फ हमारी अपनी ज़ात के लिए, हमारी अपनी शख्सियत के लिए ज़रूरी नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। और स्टार्ट हमें अपने घर से करना चाहिए। जब आपकी घर में ट्रेनिंग बर्दाश्त की होगी, आप घर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, चीज़ों को लेकर शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होंगे, एक माफ़ करने वाला रवैया आपका होगा जैसे कि इस्लाम भी तलकीन करता है, तो इसका असर पूरे मुआशरे पे पड़ता चला जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इसी पे हम बात तो करें, लेकिन साथ साथ हमारा सेगमेंट आपको पता है तड़के तड़के, जिसमें हम पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक से इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सिकंदर बट साहब ने आज इसी दिन के हवाले से लोगों से कुछ बातचीत की, आपको दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस उत्तर के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टॉलरेंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चलकर देखते हैं हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का टॉलरेंस लेवल क्या है। मेरे साथ रहिएगा। किन बातों में वैसे आपको गुस्सा आता है? मुझे जब घर वाले कभी बात ना माने, मतलब कि मुझे गलत कहें, जब मैं गलत होता नहीं हूँ तो फिर इस वजह से आता है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि घर वाले आपकी बात माने, ना कि आप घर वालों की बात माने? नहीं, घर वालों को भी माने, अगर घर वाले गलत बात पे ना करें तो। कभी कोई मुझे बात बताओ जो घर वालों ने गलत की हो। काफ़ी करते हैं कि खेलने क्यों जाता है। घर वाले आपको यकीनन इस बात पे डांटते होंगे कि खेलने से, कि आप पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई नहीं करते हो। आपकी कभी लड़ाई हुई किसी से? नहीं, मैं नहीं लड़ता। आप नहीं लड़ते? वेरी गुड। बस छोटे भाई, वो बड़े भाई के साथ लड़ता हूँ। घर में किसको ज्यादा गुस्सा आता है, अम्मी को कि अब्बू को? मेरे पे। हाँ, मेरे पे बाबा को। तो फिर जब बाबा को गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? मैं चुप जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर, आज टॉलरेंस डे के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में टॉलरेंस का लेवल बड़ा कम है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? महंगाई की वजह से ना ये मेंटली अपसेट हो गए हैं। ठीक है ना, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मीट भी नहीं करता, जो हमारी जो है ना इनकम उतनी है नहीं, जितने खर्चात पूरे नहीं हो रहे, वो मेंटली अपसेट हैं, वो चिड़चिड़े भी हो गए हैं। ठीक है ना जी, सारा कुछ हो रहा है, बदअमनी है। इनका मानना है कि जी चिड़चिड़ेपन के पीछे इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर है मेन, और फिर दूसरा तरबियत नहीं है बच्चों की। जब बड़ों ने तरबियत नहीं की, तालीम होती है रोटी कमाने के लिए, और ये जो अखलाकी आता है ना, ये तरबियत घर से पहले स्टार्ट होती है, ये किसी ने की नहीं है। अफसोस की बात है, ऐसा हमें लीडर ही नहीं मिला कि जो हमारी तरबियत भी हमारे बच्चों की कर सके, वो ज़रूरी है। 500 सफ़े के, और उसका जो खुलासा है ना किताब का, वो ये है कि मुसलमानों को ईसाई करने की ज़रूरत नहीं, इनसे इनके अखलाक ले लो, इक़दार ले लो, तो ये खुद बहुत ही दलदल में घुस जाएंगे। और यही हुआ है। आपको सर गुस्सा आता है? बहुत ही कोई गलत बात हो तो फिर गुस्सा पी जाते हैं, उसका इज़हार भी कर लेते हैं। बस कई दफ़ा जवाब दे देते हैं, कई दफ़ा पी लेते हैं। लोगों को जवाब दे लेते हैं और बेगम को जाके पी जाते हैं। नहीं, बेगम को दे देते हैं, लोगों को पी जाते हैं। थैंक यू। हमारी पीछे ये नहीं कि के बाद हमारी बेग में हो, एक दिन खर्चा ना दे, वो लड़ाई रात को पड़ जाती है। आज आपने खर्चा नहीं दिया, फलाना ऐसे बात करो, घर में वो इतनी छोटी सी लड़ाई होती है, वो इतना बड़ा फसाद पड़ जाता है। सच बता रहा हूँ मैं तो। बेगम गुस्सा करती है आप पे? हाँ जी, क्यों नहीं करती। जिस दिन आप खर्चा पानी ना दें तो वो गुस्सा मजबूर इंसान कभी नहीं भी होता। कैसे गुस्से का इज़हार कैसे करती है? कोई फ्राई पैन मार के, कोई बर्तन को डोई शोई पकड़ लेती है? पहले तो जुबान से होती है, फिर मैं जरा ऊँची बोलता, जब उसका ऊँची आवाज़ सुनते हैं हम तो डर के, भाई सीधी बात है, हम कहते हैं भाई तमाशा ही लगना है, खामोशी है, वही चुप हो जाए तो अपनी इज्जत बचा लें। सच बता रहे जी। आपके कहने का मतलब ये है कि ईमान की तरह गुस्से के भी दर्जे हैं, पहले दिल में, फिर जुबान से, फिर हाथ से। बेशक, बिल्कुल, बहुत आला। ख्यालात भी हमारे जो है ना, कोई इतने पायदार तो है नहीं। वो पंजाब की ज़मीन वैसी बड़ी जरखेज़ है, बीज डालें उग जाती है, ये भी ज़मीन ही है। जो चीज़ वो फ़ौरन पिक कर जाते हैं। हम ये नहीं सोच रहे ये सही है गलत, अब पिक कर लेनी है, ये ठीक है। तो ये हालात है हमारे, कोई ज़हनी सतह हमारी ठीक नहीं रही, ना कारोबार ठीक रहे, घर बार में ठीक नहीं रहे। ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, जिन्होंने जवानियाँ खा ली हैं। तो इन्हीं लोगों पे, जो जवानों पे था हमारा तकिया था कि ये मुल्क संभालेंगे, वो मोबाइल की जानी नहीं छोड़ रहे, मुल्क खाक संभालना है। बिल्कुल, आजकल के जो लेटेस्ट गैजेट्स हमारे हाथ में आ गए हैं, मोबाइल है, सेलफोन, इसकी वजह से भी इंसानों की आपस में दूरियां पैदा हुई हैं। घंटों दोस्तों और फैमिली के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन दिल की बात शेयर नहीं करते। दिल में रखी हुई कुदूरतें दिल तक महदूद रह जाती हैं, उनको साफ नहीं करते, ब्राउजिंग पे लगे रहते हैं। अंकल जी, हमारी सोसाइटी में लोग एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना छोड़ गए हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसकी आपको क्या रीज़न नज़र आती है? दीन से दूरी मेन चीज़ है। जब आदमी दीन से दूर हो जाए तो उसमें इखलाक नहीं रहता। हमें दीन हासिल ही नहीं कर रहे, अपने दीन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अगर दीन से प्यार करो, दीन हासिल करो, तो माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।
हमारी कौम का मसला ही टॉलरेंस है, किसी में है ही नहीं टॉलरेंस। आप देख ले किसी रोड पे चले जाएं, कोई किसी को रास्ता नहीं दे रहा। पाकिस्तानी नेशन एज ए होल अगर आप उसकी टॉलरेंस लेवल पर दो सिर्फ इस चीज़ पे अगर हम लोग काम कर लेना तो हम बहुत बेहतर कौम हो जाएंगे। भाई का मानना है कि पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा मसला ही बर्दाश्त की कमी है। अब इनको कौन बताए कि जो कौम भूख, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, लाकानूनियत, जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रही है, उसकी बर्दाश्त का लेवल ही कुछ और है। अगर कुव्वत बर्दाश्त का कोई वर्ल्ड कप हो तो वो हमारा ही है। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस सेगमेंट के लिए हम बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली एक ऐसी उस्ताद हैं जिन्होंने 13 साल की उम्र में अपने घर के अंदर बच्चों के लिए ऐसा स्कूल कायम किया जिन बच्चों के वालिदैन उनकी फ़ीस अदा नहीं कर सकते थे। उन्हें रोज़ाना 8 घंटे मेहनत करके होने वाली जो आमदन है वो आमदन के साथ अपने स्कूल के सिस्टम को कुछ चलाती थी। रोज़ाना 4 घंटे पढ़ाती थी और रात को वो खुद भी पढ़ती थी। उनकी मेहनत के एवज़ 26 साल के बाद उनका कायम करदा जो फलाही इदारा है ZWEE फाउंडेशन गुजरावाला के 11 देहात में तकरीबन 200 लड़कियों को 12वीं जमात तक मुफ्त तालीम दे रहा है। बैनुल-अक़वामी तंजीम की जानिब से ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2023 के लिए सिस्टर ज़िफ का इंतखाब किया गया है। दुनिया भर के 130 ममालिक से 7000 उम्मीदवारों में से इनका ये इंतखाब किया गया है और इनके बारे में हम जितनी भी बात करें वो कम है। इनका जो सफ़र है, इनका जो जर्नी है वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है और आज ये हमारे शो का हिस्सा बनी है। हम बहुत फ़ख्र महसूस करें। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आज हम इनके साथ बात करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए अवार्ड्स बड़े होते हैं, कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे शख्सियात बहुत बड़ी होती हैं। सिस्टर ज़ैफ, ये अवार्ड आपकी सर्विसेज के लिए छोटा है। आपकी शख्सियत, आपका काम, आपकी कमिटमेंट, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका रिजॉल्व बहुत बड़ा है एंड दैट्स व्हाई गॉड माइट हैव ब्लेस्ड यू विद दिस। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान का वो फेस है जो पूरी दुनिया को नजर आना चाहिए। इतनी ज्यादा केओस के दौर के अंदर आई थिंक इससे मस्बत खूबसूरत बात हो नहीं सकती। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? और हमें बताइए कि आप कैसा फील कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके भी और अपनी उन एफर्ट्स को कबूल होते देखकर लोगों की नजरों में जो आपने आज से कुछ अर्सा पहले शुरू की थी। यकीनी तौर पे सोचा नहीं होगा कि इस हद तक रिकग्निशन मिलेगी आपको। बिल्कुल नहीं सोचा था तब जब 1997 में जब मैंने अपने सफर का आगाज किया था तो मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरे इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए। लेकिन मैं आप सबकी पूरी कौम की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो जो एक अवार्ड मुझे मिला है वो डिफरेंट चीज है, लेकिन उससे बड़ा अवार्ड मेरी कौम की तरफ से जो मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है, जो रिस्पेक्ट मिल रही है, ये उससे ज्यादा बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। डेफिनेटली आपको रिकग्निशन मिलनी भी चाहिए और जिस तरह का आपका काम है ज़रूर हम चाहेंगे कि आपको मज़ीद इस तरह के कई अवार्ड दिए जाएं और आपको पहचाना जाए, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाए। सच में हम ज़रूर चाहेंगे कि प्लीज़ आप अपने इस जर्नी को जो आपने बहुत कम उम्र में शुरू किया, अपनी स्ट्रगल को ज़रूर हमारे देखने वालों के लिए साथ शेयर करें क्योंकि डेफिनेटली हम तो इंस्पायर हुए हैं, हम चाहेंगे और भी लोग आपसे इंस्पिरेशन लें। मैंने 7th में स्कूल छोड़ दिया था 1997 में। स्कूल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरी टीचर का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था और मुझे लगता था कि वो ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के बायस मेरी इज्जत नफ्स को बहुत ज्यादा मजरूह करती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो बच्चे हैं उनको इज्जत मिलनी चाहिए, उनको वैल्यू मिलनी चाहिए और उनको ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपनी सलाहियतों को किस तरह से बरोए कार लाया जाता है उसको सीख सकें और अपनी खूबियों को पॉलिश करने के लिए उनको एक माहौल दिया जा सके। ऐसा माहौल मुझे किसी स्कूल में नजर नहीं आया। तो अगरचे मेरे पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, घर के सहन के अंदर मैंने अपनी चंद दोस्तों के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ मैंने अपने स्कूल का आगाज किया और फिर लोगों के घरों में जा के मैंने उनको कन्विंस करना शुरू किया कि अपने बच्चों को मेरे स्कूल में भेजें। ऑब्वियसली शुरू में लोगों के लिए इस पे ट्रस्ट करना इजी नहीं था। लोग यही सोचते थे कि अच्छा उनके सहन में जाके बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं अखबार पढ़ती थी, बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, वहां से मैं नॉलेज लेके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती थी। लेकिन हमारे पास कोई किताबें वगैरह नहीं थी, तो फिर मैंने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा और मैंने शर्ट्स के ऊपर कढ़ाई करना शुरू की। उस वक्त मुझे इसके 10 रुपए मिलते थे और वो
फर्स्ट फंडिंग थी मेरे स्कूल के लिए जो मैंने जनरेट करना शुरू की। लेकिन फिर सन 2000 में मैंने मैट्रिक किया। हाँ जी, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट मैंने मैट्रिक किया खुद को खुद ही पढ़ा के। तो मुझे पहली जॉब एज ए रिसेप्शनिस्ट मिली, फिर मैंने BA किया, फिर MA किया, फिर MA किया। और जैसे कि अभी आपने बताया 4 घंटे मैं खुद को पढ़ाती थी। शाम के टाइम का मेरा घर के शहर में स्कूल था, 4 घंटे वहां पे पढ़ाती थी, 8 घंटे मैं काम करती थी। और बहुत सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, जब तक कि मैंने 2014 में लिन सिम्स ग्लोबल प्राइज विन नहीं किया, जहां से मुझे $20,000 मिले। और वहां से फिर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका आगाज हुआ। मैंने खवातीन के लिए वोकेशनल सेंटर बनाया ताकि उनको भी फ्री स्किल्स सिखाए जाए, ताकि जो नौजवान लड़कियां और खवातीन जिनके पास तालीम नहीं है उनके पास भी लाइफ में कुछ ना कुछ हो, जहां से वो खुद को एम्पावर्ड समझें और अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकें। इकबाल ने कहा था मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बहुत खूबसूरत सफर है आपका। 1 मिनट 1.5 मिनट में आपने बताया, बट वी कैन इमेजिन, असल में तो आपको ही मालूम है कि ये कितना मुश्किल था। हम तो सिर्फ सोच सकते हैं ये बहुत मुश्किल होगा, आई नो। और फिर आपने द बेस्ट पार्ट वाज कि आपने गिव अप नहीं किया। सिस्टर ज़ैफ, अपने लिए अगर मुझे लाइफ में कुछ सेटबैक होगा मैं अपने लिए प्लान करूंगा, मैं अपने लिए सोचूंगा, ये तो सब करते हैं। ऐसा क्या था कि आप दूसरों के लिए ही सोचना शुरू हो गई और दूसरों के लिए ही करना शुरू हो गई और वो होता चला गया? ये दूसरों के लिए करने का क्या शौक था, क्या जज्बा था? मैं नहीं चाहती थी कि जो तकलीफ मुझे मिली है, जिस तरह से जिस रवैये का मुझे सामना करना पड़े, मेरे इर्द गिर्द किसी दूसरे बच्चे को करना पड़े। मैंने अपना बचपन नहीं जिया। मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे बच्चे को मेरे मुल्क में इस तरह का माहौल दिया जाए कि वो अपने बचपन को एंजॉय ना कर सके। बचपन बहुत थोड़े से अरसे के लिए होता है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर बच्चे को उसके बचपन की वो खूबसूरती जो है दें, ताकि वो सारी जिंदगी फिर उसकी यादों में एक अच्छा वक्त गुजार सके। तो मेरा ख्याल है कि यही एक सोच है। और फिर जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो जैसे जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती थी, वो मुझे एक बहुत इंस्पिरेशन उससे मिलती है। असल मैं जिस बच्चों को पढ़ाती नहीं हूँ, मैं उनके पेरेंट्स को भी एम्पावर करती हूँ। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है मैं उसका इलाज भी करवाती हूँ। अगर कोई बच्चा अकेला महसूस करता है तो मैं उसके चेहरे से देख के उसके पास बैठ के उसको बहुत प्यार से पूछती हूँ, कोई मसला तो नहीं है? अगर मसला हो तो मैं सॉल्व करती हूँ। मैं बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देती हूँ, मैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती हूँ, मैं उनको मेडिकल सपोर्ट देती हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनकी स्पिरिचुअल मदर हूँ। तो एक माँ जो है उसका बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है आप सब समझ सकते हैं। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ जो एक ताल्लुक है, और बहुत कम ऐसे उस्ताद होते हैं, दो के हर उस्ताद ही काबिल एहतराम है, लेकिन उनका जो एक कनेक्शन होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत मैटर करता है और आपने जिस तरह से ये डेवलप किया है। अब हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम पसमानदा इलाकों की बात करें, और आपने अपने हवाले से भी रेफरेंस दिया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो स्कूल्स नहीं जा पाती हैं। तो मुझे हमें ये भी बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि मजीद इन चैलेंजेस को केटर करने के लिए किस तरह के इकदाम या मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या आगे आइंदा आने वाली जनरेशन्स को उस तरह के चैलेंजेस ना फेस करने पड़े? हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी हुकूमत अगरचे वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो एकदम से जो 23 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं दूसरा ये है कि जो वालिदैन हैं उनको इस चीज के लिए एग्री करना बहुत मुश्किल है। मोस्टली वालिदैन ये समझते हैं कि उनके बच्चे काम करेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे, वो बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। इसलिए गवर्नमेंट से हट के जो आप जैसे मेरे जैसे आम शहरी हैं, हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की जरूरत है और हर इंसान को इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करने की जरूरत है। अगर हम ये चाहते हैं कि अगले 30 साल में, 20 साल में, 50 साल में हमारा मुल्क जो है वो किसी जगह पे स्टैंड करे। आप देखिए हमारी 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है और उनमें से जो मेजॉरिटी है दे डोंट हैव एन एजुकेशन। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो कहीं पे किसी जगह पे स्टेबल हो सकता है, या हम डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनकी लिस्ट में अगले 100 साल में आने का सोच सकते हैं। थोड़ा सा अपनी जो डिवाइसेस को थोड़ा सा मूव कीजिए अब बिट, ताकि सिग्नल बेहतर हो जाए, क्योंकि सिग्नल थोड़े ब्रेक हो रहे हैं तो हम आपकी बाज़ वक़्त ऑडियो कट हो रही है। मीनवाइल मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं, आई होप कि वो आप तक पहुंच जाएगा। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया बच्चों के अकेलेपन के बारे में, कि मैं उन बच्चों के पास जाती हूं जो बच्चे आपको लगता है कि अकेला महसूस कर रहे हैं और ये बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकली बहुत सारे मसाइल होते हैं, वालिदैन समझते नहीं हैं इस बात को, और फिर कुछ टीचर साहिबान, ख़वातीनो हजरात अपने हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर ऐसा अनड्यू स्ट्रेस डालते हैं, इतनी एक काइंड ऑफ तनकीद करते हैं उनके ऊपर, जैसा कि आपने कहा कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मजरूह होती है। इस फैक्टर को एड्रेस करना कितना ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं हर बच्चा इसका शिकार हुआ होता है, अपने वालिदैन की तरफ से भी और अपने किसी न किसी उस्ताद की तरफ से भी। इसको ज़रा मैं चाहता हूँ आप इस पर बात करें। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है बच्चों को इनकरेज करना, उनकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, टीचर का भी ये फर्ज है, फैमिली का भी ये फर्ज है। जब तक हम बच्चे को ये बताएंगे नहीं कि उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो कुछ कर सकता है, हम उसको इसका एहसास नहीं दिलाएंगे तो उसको नहीं पता चलेगा। बिकॉज हमारा क्या काम है, उसको सिखाना, और सिखाने का तरीका ये नहीं है कि हम उसको मारें या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करें या उसको डांटें या उसको छोटी छोटी बातों पर तनकीद का सामना करें। ये तो सबसे बुरी बात है। यहाँ पे तो हम बच्चे को रोक देते हैं, हम फुल स्टॉप लगा देते हैं कि नो, यू आर नथिंग, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। हमने बच्चे को इनकरेज करना है, हमारा ये काम है उसको सपोर्ट देना और उसको ये एहसास दिलाना कि ये काम वो कर रहा है। हम बस वहां पे हम उसको सपोर्ट देंगे जहां पे हमें ये लगेगा कि ये खुद से नहीं कर पाता। मेरा बेटा है 3 साल का, अगर वो कोई मुश्किल काम करे, सब लोग कहते हैं कि देखो 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 ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं इसको गिरने नहीं दूंगी, मैं उसके पास खड़ी हूँ, लेकिन मैं उसको कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि वो कर सकता है। तो हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है। उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो हम पे ट्रस्ट करें, वो मुझ पे ट्रस्ट करें, एज ए टीचर वो मुझ पे ट्रस्ट करें, और उनको पता हो कि मेरी टीचर यहाँ पे है तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। बड़ा फील, क्या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है कि आप, मेरी टीचर यहाँ पे, मेरा टीचर मेरे साथ खड़ा है, इससे बड़ा क्या तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही एक फैक्टर मैं क्लब करना चाहूँगा, वो है बच्ची की तालीम। अक्सर लोग प्रेफरेंस देते हैं, अब ये फैक्टर काफ़ी हद तक कम हुआ है अर्बन एरियाज़ के अंदर, लेकिन देही इलाकों में अब भी है, बच्ची की तालीम के ऊपर बच्चे की तालीम को फ़ौक़ियत दी जाती है। आप इतनी अच्छी मिसाल हैं बच्चियों की तालीम के हवाले से कि अगर एक बच्ची आपने पढ़ा दी तो वो शायद आगे जनरेशन्स को पढ़ा दे। एज समबडी सेड कि मैं आपको एक पढ़ी लिखी जनरेशन दूंगा, पढ़ी लिखी माएँ दें मुझे। तो इसके ऊपर फोकस कितना जरूरी है? क्या हमारा फोकस है, वालिदैन का फोकस है कि वो बच्चियों की तालीम पे भी उतना ही फोकस करें जितना बच्चों की तालीम पे करते हैं, लड़कों की तालीम पे करते हैं? आपने ऑलरेडी ये मिसाल दे के इस सवाल का जवाब दे दिया है कि जो लड़कियां हैं उनकी तालीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ आप एक लड़की को पढ़ा रहे हैं, पूरी जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, और समटाइम्स अगर आप किसी सिस्टर ज़ैफ जैसी लड़की को पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत सारे खानदान जो हैं उनके लिए आप दरवाजे खोल रहे हैं तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसीलिए मैंने हमेशा लड़कियों की एजुकेशन पे फोकस किया है। और जो लड़कियां मेरे पास मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल करती हैं, उसके बाद फिर मैं उनको आईटी एजुकेशन देती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाती हूँ, उनको हुनर सिखाती हूँ, ताकि वो अपनी जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके लिए वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज खुद काम करके जनरेट कर सके और अपनी फी पे कर सके। तो हमें लड़कियां जो हैं उनकी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है जो एजुकेटेड है और जो जिम्मेदार शहरी है। हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। इन द एंड सिस्टर ज़ैफ, हम ज़रूर चाहेंगे बच्चियों की तालीम के हवाले से तो आपने बात की, लेकिन साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं, जैसे इमरान ने कहा कि वो रिलक्टेंट होते हैं कि अपनी बच्चियों को उतना ज़्यादा फ़ौक़ियत नहीं देते तालीम के मामले में। और जो स्किल बेस्ड काम है, जैसे आपने कहा आईटी है या इंग्लिश लैंग्वेज है या दीगर स्किल्स हैं जो बच्चियों के लिए आगे जाके बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं अगर वो इन केस अपनी स्टडीज़ को उस तरह से परस्यू नहीं कर पा रही हैं। कोई मैसेज वालिदैन के लिए, उसातिज़ा के लिए या बच्चों के लिए, कुछ भी आप कहना चाहें? असातिज़ा के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन जो है उसको ये समझे कि जॉब है, ये समझे कि आप लकी हैं कि आपको टीचर होने का मौका मिला है। आपको ये मौका मिला है कि आप अपने मुल्क के लिए, अपनी दुनिया के लिए, दुनिया के फ्यूचर के लिए कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं जो इस दुनिया का मुस्तकबिल हैं और जिन्होंने जाके हमारे मुल्क को संभालना है। तो सबसे पहले बच्चों को, जब आप क्लासरूम में एंटर होते हैं तो ऐसा माहौल पैदा करें कि आपके बच्चों के चेहरे आपको देख के खिल जाएं और वो ये समझें कि हमारा टीचर यहाँ पे आ गया है, अब हमें सारा इल्म भी मिलेगा, हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं और हमें कोई डांटेगा नहीं। और सबसे ज्यादा प्रमोट करें, वालिदैन, स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं
उन सबको एक चीज पे बहुत फोकस करना चाहिए कि बच्चों को इनकरेज किया जाए और बच्चे खुद भी क्वेश्चंस करें, जो भी उनके माइंड में है वो पूछें ताकि उनको जवाब मिले और उनको ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज गेन कर सकें, कंफर्ट मिले। अच्छा, जाते जाते भी बता दें, ये जो तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें आपको अवार्ड दिया जा रहा है, व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम? आई मीन, आप इमोशनल भी हुई होंगी, आपको पूरी जर्नी आपकी आंखों के सामने भी आई होगी। वेयर डिड यू स्टार्ट? वो 10 रुपए एक शर्ट के एवज कढ़ाई करने के, एंड यू नो ऑल दैट। कैसी फीलिंग थी, क्या एहसास था अवार्ड लेते हुए सिस्टर ज़ैफ? 2 सेकंड तक बिल्कुल समझ नहीं आया किस तरह रिएक्ट करूं, फिर दैट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल फॉर मी, although I was mentally prepared for that. कहीं ना कहीं मुझे पता था कि I'm going to win. बीच में थी मुझे नहीं समझ आया, लेकिन जब मैं जैसे जैसे मैं पाकिस्तान में आई तो वहीं पे एक पाकिस्तानी थे जिस एयरवेज से मैंने ट्रैवल करना था, जिन्होंने मुझे बोर्डिंग पास देना था, उन्होंने मुझे वहीं पे ट्रांसलेट पहचान लिया पहले से। वो दूर से उठ के आए, लंबी लाइन लगी तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आके खड़ी हो जाए, आप पाकिस्तान का फख्र है। That was a very proud moment. और वहां पे मुझे पता चला yes I did something. So proud of you. Indeed, आपके लिए हमारी बहुत बेस्ट विशेस हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी से कि ऐसे लोगों को हुकूमत पाकिस्तान भी, अगर सिविल अवार्ड्स की जब बात आती है तो ये लोग डिजर्व करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू, एंड ये सफर यकीनी तौर पे हमें यकीन है कि यहाँ रुकेगा नहीं, और इंशाल्लाह आपकी मजीद अचीवमेंट्स पे भी हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ैफ फॉर जॉइनिंग अस। सिस्टर ज़ैफ हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान हैं वकार यूनुस साहब, आज उनकी बर्थडे है। ओह, 52 इयर्स ओल्ड वकार यूनुस बूरे वाला एक्सप्रेस के नाम से मशहूर थे, जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर थे। इनके यॉर्कर्स को ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर समेत दुनिया के बेहतरीन बैटर्स खेलने से न सिर्फ डरते थे बल्कि खेल नहीं सकते थे। लिव्स देयर इन ऑस्ट्रेलिया बट ऑब्वियसली लिव्स इन अ हार्ट। हमारे लेजेंड हैं, हम उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस कहते हैं और दुआ है कि जिंदगी की बहुत सारी बहारें और भी देखें। एंड हैप्पी बर्थडे टू वकार यूनुस। इसी नोट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। ऐसे में जाते जाते हम आपको कराते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के लिए खुशी हमारे साथ मौजूद है। जी खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। तो आज मैं अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें हम पुश करेंगे, ठीक है। पुश बेसिकली होता है जब व्हेन यू आर पुशिंग द वेट, ठीक है। उसमें हम जो है चेस्ट की और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे। वी हैव टू गो ऑन द फ्लोर। यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल फॉर दिस। अगर बिगनर हैं लाइट वेट यूज़ करें, ठीक है। सो वी गो ऑन द फ्लोर, वार्म अप करना है, उसके बाद आपने फ्लोर पे जाना है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंड योर नीज, फीट ऑन द ग्राउंड। डंबल जो हैं डायगोनल होंगे और एल्बोज भी डायगोनल होंगी इन लाइन विद योर चेस्ट। ब्रीद इन, टच कर सकते हैं फ्लोर पे, एंड ब्रीद आउट व्हाइल एक्सटेंडिंग। जब आप प्रेस कर रहे हैं डंबल्स को, आपकी चेस्ट फ्लेक्स होगी, एंड जब एक्सटेंड कर रहे हैं चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी एक्सरसाइज गाइस, सेम डंबल्स, डंबल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पाम अगेंस्ट ईच अदर, डंबल्स टुगेदर। ओपन करना इन सेम इन लाइन विद योर चेस्ट, डंबल्स इन लाइन विद योर चेस्ट, स्लाइटली बेंड योर एल्बोज, forearms slightly wider, and breathe out. Same guys, breathe in, flex your chest, breathe out, keep your core engaged as well, inflate, exhale, ठीक है। Okay guys, third one, 3 triceps की बताऊंगी, 3 chest की बताऊंगी। So dumbbells together, so we're gonna do close grip chest presses. It will engage your triceps, arms, and your chest as well. So extend your arms, breathe out, elbows together, right next to your rib cage. Make sure flare out ना हो रही हो. Breathe out, breathe in. Same way, breathe in, chest flexed, breathe out, contract. So guys, you need a lightweight dumbbell, या एक डंबल के साथ भी कर सकते हैं। इसको skull crushers कहते हैं, ये आपके triceps के लिए होती हैं। So extend your arm. एक्सटेंड मीन्स कि आपने लॉक करने आर्म्स, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। ये द डंबल गोज बिहाइंड योर हेड एंड एक्सटेंड, ब्रीद इन, एल्बोज बाहर फ्लेयर आउट नहीं होंगी, एंड एक्सेल। सो गाइस, मेक श्योर योर एल्बोज आर रिस्ट्रिक्टेड। ये ज़्यादा मूव नहीं करनी चाहिए आगे आपकी। जस्ट मूव योर फोर आर्म्स, एल्बो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड।
उसके बाद गाइस आपने ओवरहेड एक्सटेंशंस करनी है, चाहे बैठ के कर लें चाहे आप खड़े होकर करें. मेक श्योर एल्बोज आर राइट नेक्स्ट टू योर फोरहेड एंड एक्सटेंड योर आर्म्स राइट अबव योर हेड. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सो लास्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स गाइस, आपने पुशअप पोजीशन में जाना है. यू कैन डू इट ऑन द नीज, यू कैन डू इट ऑन द टोज. आप बिगनर हैं तो वॉल पे स्टार्ट करें. थोड़ा सा आपकी अपर बॉडी स्ट्रांग है तो आप फ्लोर पे आ सकते हैं. सो गाइस क्लोज होगा क्योंकि हमने ट्राइसेप्स को हिट करना है. ट्राइसेप्स के लिए आपको क्लोज ग्रिप रखनी पड़ती है. चेस्ट होगी इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स होगी, नॉट अबव द हैंड्स, इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स. सो एल्बोज बाहर फ्लेयर आउट नहीं होंगी, राइट नेक्स्ट योर चेस्ट एंड मेक श्योर योर कोर इज टक्ड इन. नीज थोड़ी फर्दर होंगी हिप से एंड डाउन. सो गाइज ये एक्सरसाइज हैं 3 चेस्ट की बताई हैं, 3 ट्राइसेप्स की बताई हैं. यू कैन इवन डू इट ऑन मंडे एंड थर्सडे एंड ट्राई दीज एक्सरसाइज एट होम. मैं आपको और भी एक्सरसाइज अपर बॉडी से रिलेटेड बताऊंगी. एंड गाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह आपने हमें एक्सरसाइज करा दी. और खुशी ने आपको बताया क्या आप क्यों हंस रहे हैं? इसलिए कि हमने चाय गिराई है, उसको कवर किया. आपसे मुलाकात होगी कल. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.